छोटी क्लास है, पता नहीं चलता। ठीक है, कलेक्टिव इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा आपका पहला, और कल मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है शायद फिजिक्स का, शायद फर्स्ट और सेकंड का कोई एक जगह सर नहीं है, फर्स्ट में है सर, सेकंड में नहीं है, सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, ऐसा कुछ है, एक में है ना, फर्स्ट में है ना, तो सेकंड में क्या होगा, मर्ज हो जाएगी क्लास, तो लगातार, अरे नहीं नहीं ये क्या होता है, हाँ पहले सीधे बैठा कर एकदम फोकस करो। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा भाई यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, जल्दी बताओ। 20, ठीक है। अर्थ कब बनी, ठीक है, ये भी क्लियर है। आफ्टर नहीं नहीं, अभी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ की बात कर रहा हूं अभी मैं। अब पूछ रहा हूं लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, 4 बिलियन ईयर एगो। हाँ, अब मैं पूछूंगा जब लाइफ की बात आएगी, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, यस 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल, हाँ या ना। चलो अब बात आती है भाई यूनिसेलुलर, सेलुलर, नॉन सेलुलर, इनकी बातें। तो 2 बातें ध्यान रखना, एनसीईआरटी में एक जगह नहीं है। जैसे मैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन कल कराऊंगा, हो सकता है आज भी करा दूं मैं, डिपेंड करेगा, ठीक है, आज उससे पहले तक का करा दूंगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हो सकता है मैं कल कराऊं। उस ब्रीफ में फिर से पूरा इवोल्यूशन बताऊंगा शुरू से। ब्रीफ का मतलब है समरी, ठीक है, पूरी हेडिंग दे रखी है, उसमें कुछ चीजें दे रखी है कि भाई नॉन सेलुलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन, सेलुलर लाइफ कब आई, 2 बिलियन, सेलुलर में भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर 2 बिलियन और मल्टी सेलुलर, हो गया ना याद, बिग बैंग थ्योरी याद रहेगी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के बाद अगर हम बात करते हैं इस समय, कुछ ऐसी थ्योरी कुछ डिस्कार्डेड है, कुछ एक्सेप्टेबल है। स्टार्टिंग में तो डिस्कार्डेड वाली पढ़ोगे, जैसे स्पेशल क्रिएशन, भाई समझ में नहीं आई, साइंस के हिसाब से समझ में नहीं आई। कैटास्ट्रोफिज्म, एविडेंस नहीं है हमारे पास, नहीं समझ में आया। लोग कहते हैं पर हमारे पास एविडेंस नहीं है, लोगों को मानना है, ठीक है मान लेते हैं, समझ में आया क्या। हाँ, अगली आती है पेनिस्पर्मिया। ये भी लोग कहते हैं, लोग का हर को लोग नहीं कहते, मतलब स्पेशली एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं कि भाई हो सकता है किसी और प्लेनेट से, ठीक है, स्पोर्स की फॉर्म में, समझ रहे हो, हाँ पेंजीन की फॉर्म में, उल्का पिंड यानी मेटीरॉइड्स के थ्रू वो लाइफ अर्थ पर आई और वहां से वो चीजें ओरिजिनेट हुई। हो सकता है भाई, मान सकते हैं, नहीं आया क्या, पक्का नहीं है पर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अगली बात आती है बकवास थ्योरी, नहीं आया क्या, जिसका ना हाथ है ना पैर है ना सर है, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, जनरेशन, अचानक से कोई चीज पैदा हो जाना, टोटली एबायोजेनेसिस, किसने दी थी, अरस्तु या अरस्टोटल, क्लियर है। तो इन भाई साहब ने, ठीक है, अपनी थ्योरी दी और साथ में कुछ लोग भी मिल गए इनको जो इनकी थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे, वॉन हेलमोंट, समझ में आया।
ये दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, समझ रहे हो ना, हर तरीके के लोग हैं। मैंने आपको अर्थ वाला केस बताया था ना, ठीक है, अर्थ गोल है पर एक ने कहा नहीं अर्थ चपटी है, तो उसका भी सपोर्ट करने वाले लोग मिल गए, बहुत बड़े लोग मिल गए, जनसंख्या में ज्यादा मात्रा में, है ना। भूत वाला, हाँ भूत वाला, वो भूत वाला तो काल्पनिक था, पर अर्थ वाला सच्चाई है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो कुछ लोगों ने कहा अर्थ चपटी है, फ्लैट है, तो भाई पूरी कम्युनिटी बन गई इसकी, वो मानते हैं हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, अर्थ चपटी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो तुम जो बोलोगे तुम्हारे समर्थन में 100% लोग मिल जाएंगे। दुनिया हर तरीके के लोगों से, भांति भांति के लोगों से भरी पड़ी है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बहुत मतलब एक बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुम इसको समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आ जाओ वापस, ठीक है, हाँ अब वापस आ जाओ। फिर फाइनली हम बात करते हैं इस थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दी थी, लुईस पाश्चर, उन्होंने प्रूव किया इसको, ठीक है। समझ रहे हो कि अपने एक एक्सपेरिमेंट थे जिसमें उन्होंने ईस्ट, शुगर और वाटर का एक घोल बनाया, इसको बीकर में डाला, उसको स्लाइस किया, स्लाइस करने पर छोड़ भी दिया, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ग्रोथ हुई, ठीक है, यानी ओम इज वाइवम एक्स विवो, यानी लाइफ से लाइफ क्रिएट होती है, यूं ही स्पॉन्टेनियसली कोई चीज जनरेट नहीं हो जाती। क्लियर, बिल्कुल यहां तक क्लियर था। जैसे मैं एक कहानी सुना रहा हूं ना, एकदम लड़ी की तरह नहीं है, मोतियों की तरह पिरो के पूरा इवोल्यूशन कर लेना, नहीं है शीशे के सामने खड़े होकर एकदम पूरा अपने कोई सुना देना, समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फिर बाद में थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। प्राइमरी का मतलब पहले एबायोजेनेसिस, हाँ बाद में बायोजेनेसिस, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल एवोल्यूशन। किसने दिया ये वाली बात, ओपेरिन और हेल्डिन साहब ने। ओपेरिन कहां के रहने वाले थे, रशिया के, हेल्डिन कहां के, इंग्लैंड के। कहां माइग्रेट होके आए, इंडिया, कहां पर, भुवनेश्वर। क्लियर, बिल्कुल। चलो, इन भाई साहब ने जो थ्योरी दी बड़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया पहले बायोजेनेसिस हुई, यानी एटम्स थे, एटम के मिलने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, उनके मिलने से थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल बने, कंपाउंड बने, उनके मिलने से और बड़े बने, जैसे मैंने बताया आगे जाके भी क्या बने, अमाइनो एसिड, जैसे लिपिड, लिपिड नहीं अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, समझ रहे हो, ग्लिसरॉल, समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजनस बेस। तो इन सबके मिलने से इनके पॉलीमर बने, और पॉलीमर क्या थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हो, लिपिड, लिपिड पॉलीमर नहीं होते, और क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। तो इन्होंने बताया ये मॉलिक्यूल बने और इनसे बायोजेनेसिस हुई, इनसे क्या हुई, बायोजेनेसिस। फिर बायोजेनेसिस करने वाले मॉलिक्यूल क्या रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आगे की बात हमें पता नहीं है, ना इनको पता थी, पर इनकी जो इनका थीसिस, इनकी हाइपोथेसिस थी, छपी, बहुत लोगों ने पढ़ी। एक साइंटिस्ट थे मिलर, उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने की कोशिश की, इनको भी नहीं पता था कि इनकी थ्योरी में इतनी दम है, नहीं आया क्या, एक्सपेरिमेंटल ऐसा हो जाएगा। तब उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट लगाया, 18 दिन तक चला, जिसमें उन्होंने 3 अमाइनो एसिड देखने को मिले। उन्होंने अमाइनो एसिड लिए नहीं थे उसके अंदर, उन्होंने तो गैसेस ली थी जो बताई गई थी, वही हाइड्रोजन थी उस समय, मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और वाटर वेपर्स थे। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, टोटली एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, बाद में जाकर के ऑक्सीडाइजिंग हुआ, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर उन्होंने पूरी कंडीशंस क्रिएट की, स्पार्किंग लगाया, पर रेडिएशन वहां नहीं लगाया। ये ड्रॉबैक था इनके एक्सपेरिमेंट का। कब किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, 1953, ठीक है, 19 था, 18 था, 19 था ना, हाँ 1953 के अंदर, ठीक है, हाँ क्लियर, बिल्कुल। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लगाया और इनको 3 अमाइनो एसिड मिले, कौन कौन से, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये तो याद रहेगा ना, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। क्लियर, बिल्कुल याद रहेगा, चलो बहुत बढ़िया, इतना याद रखना है आपको। यानी अमाइनो एसिड बनने का मतलब है लाइफ क्रिएट हो रही है भाई, नहीं आया क्या। बस ये जब एक्सपेरिमेंट छपा तो सभी के मनोबल क्या हो गया, बढ़ गया, खासतौर से ओपरिन साहब का। ओपरिन ने कहा कि यार कुछ तो है, लाओ अगर अमाइनो एसिड बन रहे हैं तो हम प्रोटीन के घोल बना करके देखते हैं क्या कोई मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी इनको नाम दिया क्वाइसरवेट्स। उन्होंने प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को मिलाया, घोला, और माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ ऐसे बबल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिनको नाम दिया क्वाइसरवेट्स, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल, ठीक है, सिडनी फॉक्स, ठीक है, सिडनी फॉक्स ने भी माइक्रोस्फेयर, जिसमें उन्होंने लिपिड ड्रॉपलेट्स डाल दिए, जिससे लिपिड बाई लेयर बन गई, क्योंकि उन्होंने कहा यार क्वाइसरवेट में मेम्ब्रेन नहीं बन रही है, लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, क्वाइसरवेट्स में तो है ही नहीं, वो भी होनी चाहिए, तो ना ड्रॉपलेट की डाल के देखता हूँ, लिपिड के ड्रॉपलेट डाल के देखता हूँ, बाई लेयर बन गई। तो उन्होंने कहा ऐसे मॉलिक्यूल थे जिन्होंने लाइफ बनाई, इनको प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं। फिर बहस छिड़ी
यार खाली से लाइफ कैसे बन जाएगी? भाई न्यूक्लिक एसिड तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर बात आई कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बना होगा। भाई इतना पता है, फॉस्फोरस चट्टानों से मिल ही जाता है, नाइट्रोजनस बेस बन ही रहे, शुगर है ही, तो न्यूक्लिक एसिड तो बन जाएंगे। समस्या क्या आई कि क्या बना होगा, डीएनए या आरएनए? आरएनए। आरएनए क्यों? क्योंकि वो सिंपल है, अनस्टेबल है। भाई पहले जो कंपोनेंट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, बाद में बनेगा वो स्टेबल होगा। डीएनए स्टेबल होता है, ठीक है, डीएनए स्टेबल होता है, आरएनए अनस्टेबल होता है। कौन प्रूफ करता है इस चीज को? क्यों? चुप चुप। अरे किसी भी जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी किससे आती है? पढ़ा के चुका हूं यार। क्या बोली? ना, सब सब घरे वाली बातें कर रहे हो भाई, भूल गए। अभी मैंने, अच्छा बायोटेक तुम्हें पढ़ा ही नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं पढ़ाई बायोटेक, डीएनए आरएनए तो पढ़ चुकी हो थोड़ा बहुत। बताए हैं क्योंकि ऊपर वाले बच्चों को बताए हैं, इसलिए मुझे पता है। तुम्हें भी बताए हैं, पर तुम बुद्धि में जंग लगा लिए हो। ये बोला, कुछ कुछ बोला, पर कारण नहीं बोला। इसने बोला, फिर से जोर से बोल। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। क्या ये स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? यस या नो? यस तो क्यों? अरे यूरेसिल ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? चल ये बता। देखो, यूरेसिल में स्टेबिलिटी, जैसे इसके रिएक्टिविटी वाली बात कर दी, तो इसकी बात प्रूफ करता हूं मैं कि यूरेसिल जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी नहीं देता। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी कौन देता है? थायमिन। क्यों देता है? क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा होता है, और किसी भी जेनेटिक मटेरियल का अगर मिथाइलेशन कर दो, वो स्टेबल हो जाता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए को साइटोसोल में जाना होता है, साइटोसोल में क्या होते हैं? न्यूक्लियस। उस आरएनए के पर कच्चे उड़ा देंगे तो तैयारी होती है। इस एमआरएनए को सजाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है मिथाइलेशन करके। अब तू जा और आरएनए से प्रोटीन बना। याद भूल गए? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मिथाइलेशन की मैकेनिज्म होती है, मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। मिथाइल ग्रुप क्या काम करता है? उसकी स्टेबिलिटी। और अभी बायोटेक में भी पढ़ाऊंगा आपको, बायोटेक में भी हम मिथाइलेशन करते हैं। यानी हम नहीं, मतलब बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन कर लेता है, और जो नॉन मिथाइलेटेड जेनेटिक मटेरियल वायरस का बैक्टीरिया के अंदर आता है, उसको उड़ा देता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस हमेशा नॉन मिथाइलेटेड डीएनए का टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और मिथाइलेटेड डीएनए को छोड़ देते हैं। यानी मिथाइलेशन हमेशा किसी भी जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया का इंटरेक्शन हो। आप समझ रहे हो भाई? कई बैक्टीरियोफाज वायरस से बच जाते हैं क्योंकि उनके पास एंजाइम होते हैं, मिथाइलेज और न्यूक्लियेज। मिथाइलेज से अपने जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन करके प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए जब भी आएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं आया क्या? तो न्यूक्लियस हमेशा नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को ही तोड़ते हैं, मिथाइलेटेड डीएनए को कभी नहीं तोड़ते। इसलिए जहां मिथाइलेशन होगा वहां स्टेबिलिटी आ जाएगी। डीएनए के पास स्टेबिलिटी होती है, आरएनए के पास स्टेबिलिटी नहीं होती। समझ लो, डीएनए आरएनए की तरह, डीएनए एंजाइम की, आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव कर सकता है, पर डीएनए एंजाइम की तरह बिहेव नहीं कर सकता। और हम जानते हैं आरएनए से डीएनए बन सकता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो भाई पहले आरएनए आया, डीएनए नहीं आया, क्योंकि पहले जो भी चीज आएगी अनस्टेबल होगी, फिर धीरे 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 वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। नहीं आया। और यूरेसिल से हमेशा थाइमिन बनता है, थाइमिन से कभी यूरेसिल नहीं बनता, क्योंकि यूरेसिल का मिथाइलेशन कर दोगे थाइमिन बन जाएगा। यही मैकेनिज्म है नेचर की। नहीं आई क्या? आ गई ना? तो यानी क्या बना पहले? आरएनए। आरएनए क्या बना पहले? आरएनए। ऐसे ही क्वाइसरबेट्स और माइक्रोस्फेयर जैसे स्ट्रक्चर थे, आरएनए के संग मिले और उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, इनको आप प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हो, या वो ऑर्गेनिज्म वो स्ट्रक्चर बोल सकते हो जो आगे जाकर के प्रोकैरियोट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। किसके नहीं आई? आई? सब यहीं पर ही हो ना? आ गई। अब बात आई प्रोकैरियोट कैसे बने। भाई पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ आए, फिर कीमो
ऑटोट्रॉफाई, फिर सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफाई, जो सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे, H2O यूज नहीं कर रहे थे, पिगमेंटेशन था, लाइट एनर्जी को यूज कर रहे थे, पर H2O नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही थी। आगे जाकर के इन्होंने H2O यूज करना चालू कर दिया और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, यानी साइनोबैक्टीरिया बने और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आनी चालू हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन ने सबसे पहले मीथेन को उड़ाया और बनाया CO2, अमोनिया को उड़ाया और बनाया नाइट्रोजन, और वापस आपस में इंटरेक्ट करके बना ली ओजोन। जैसे ही ओजोन बनी, रेडिएशन का आना रुक गया, और रेडिएशन का आना रुकने का मतलब है अब लाइफ तेजी से ओरिजिनेट हुई, यानी यूकैरियोटिक सेल के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जिसमें एक बताया था मैंने, एनारोबिक प्रीडेटर ने धीरे से पकड़ के एक प्रोकैरियोट को खा लिया, दोनों के बीच में सहमति हुई, तू मुझे मत मार, मैं तुझे एनर्जी दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसके बदले में तुझे रहने को घर और खाने को खाना दूंगा, और दोनों ने मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन की और बन गई एनिमल सेल। ऐसे ही एक एक्सीडेंट और हुआ, इस एनिमल सेल ने एक अगेन प्रोकैरियोटिक सेल को खा ली, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। उसने डाइजेस्ट नहीं किया, उनके बीच में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई तू मुझे अगर रहने को जगह देगा तो मैं तुझे ऑटोट्रॉफिक बना दूंगा, तुझे लाइट एनर्जी यूज करना सिखा दूंगा, तुझे खाना बनाने को दूंगा। नहीं आया क्या? तू रिलेशनशिप मेंटेन कर लेना, मेंटेन हो गई और बन गई प्लांट सेल। ये इवेंट घटित हुए ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो पूरी कहानी की तरह समझ में आए नहीं आए? कोई तुमसे पूछेगा कि भैया दीदी कैसे लाइफ बनी बताओ, तो बता नहीं पाओगे तुम पहले क्या बताओगे? यूनिवर्स कैसे बना, फिर बताओगे यूनिवर्स पे अर्थ कैसे बनी। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना छोटे से बच्चे को, आपको मतलब आपके चरण बंदना करेगा, वाह भैया कितने इंटेलिजेंट हैं, वाह दीदी कितनी इंटेलिजेंट हैं, इनको पता है यूनिवर्स कैसे बना। नहीं आया क्या? इनको पता है कि अर्थ कैसे बनी, ये तो भाई सर्व ज्ञाता है। नहीं आया क्या? मजाक नहीं, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनको तुम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना तो तुम्हारा तो डिवीजन हो जाएगा। कौन सी कहानी सुना देंगे? तू फालतू की कहानी मत सुना दियो, जो समझाया उतनी कहानी सुनाइयो, ज्यादा एडिशनल करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, जितना बोला है उतना बोलियो, नहीं तो सब कचड़ा कर दोगे तुम। आ गई? अब आगे कहानी मैंने क्या बताई थी बेटा इसके बाद? इसके बाद एविडेंस की बात की थी। एविडेंस में सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात की थी। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं जीवाश्म, फॉसिल, वही इसी के बेस पे तो कर रहे हैं। तो फॉसिल यानी बॉडी के वो हार्ड पार्ट जो प्रिजर्व हो गए, फॉसिलाइज हो गए, आप वही तुम्हें मिल रहे हैं रॉक्स के अंदर। भाई रॉक्स की हम एज निकाल लेते हैं तो फॉसिल की एज निकाल लेते हैं, तो पता लगते हैं कितने साल पहले किस तरीके की सभ्यता या एनिमल या ह्यूमन किस तरीके का रहा होगा, ऐसे तो पता लगाया। भाई ये समझ में आ गया इन एविडेंस से कि हम यूं ही अवतरित नहीं हुए, हम सिस्टमैटिक वे में इवॉल्व हुए हैं। क्या हुए? इवॉल्व। नहीं आया? सिस्टमैटिक वे में, बिल्कुल। रामापिथेकस, शिवापिथेकस, क्योंकि रामा और शिवा हिल थे, पहाड़ियां, उनसे हमें फॉसिल मिले हैं, तो इन फॉसिल का नाम क्या रख दिया? रामा शिवा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल मिले हैं जिनमें एप और मैन दोनों के फीचर थे, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। फिर आगे प्री हिस्टोरिक मैन आया, जिसके अंदर हमने, ठीक है, सबसे पहले होमो हैबिलिस, हैबिलिस का मतलब इसमें स्किल्स डेवलप हो गए थे, जो स्टोन को यूज करना स्टार्ट कर दिए थे प्रोटेक्शन में, उनके फॉसिल मिले हमें। और आगे हम जब समय के हिसाब से देखा हमने, भाई समय का मतलब है रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया। समझ रहे हो? रेडिएटिव डेटिंग टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? भाई कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हम रेशियो निकाल लेते हैं, रॉक का पार्ट निकाला, उस पार्ट में रेशियो निकाल लो, रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, 1:1 का या 1:3 का या ऐसे आगे भी, ठीक है। इसके हिसाब से हम पता लगा लेते कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, और एक हाफ लाइफ उस कंपोनेंट की जितनी होगी उतना ही इंटू कर दोगे, उतना ईयर हो गए उसके अंदर, यानी इतनी ईयर पुरानी रॉक या उसमें मिलने वाला फॉसिल है। आई या नहीं आई? पक्का? ठीक है। तो इसके बेस पर हम ये भी पता लगा पाए कि डायनासोर्स के जब फॉसिल मिले कि उस समय कौन से डायनासोर्स रहे थे, किसका किससे ओरिजिन हुआ, किसकी किससे लाइनेज मैच करती है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? एक हर्बीवोर डायनासोर ब्रैकियोसॉर्स, उससे कौन बने? टायरेनोसॉर्स। कैसे थे? कार्निवोर्स थे, 20 फीट इनकी हाइट थी। समझ, जो एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं मैं सारी, बस तुम्हें ध्यान से सुन लोगे तो एनसीईआरटी याद हो जाएगी, ठीक है। समझ, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं।
ऐसे ही आपसे पूछूंगा ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींग वाले, किससे बने? ब्रैकियोसॉरस, नहीं, हाँ स्टेगोसॉरस, ठीक है। ट्राइसेराटॉप्स का मतलब है जिनके पास 3 सींग थे, किससे बने? स्टेगोसॉरस। अच्छा, टायरेनोडोन की बात करूं तो उड़ने पक्षी नहीं थे, बर्ड्स नहीं थे, ये क्या थे? उड़ने वाले डायनासोर्स, मतलब रेप्टाइल थे पर उड़ने में कैपेबल थे। तो उड़ने का मतलब ये नहीं हो गया कि बर्ड्स बन गए, बर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, इनकी अलग लाइनेज है, किसी संबंध नहीं है। क्रोकोडाइल की अपनी अलग लाइनेज है, किसी संबंध नहीं। आर्कियोपेटेरिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड, इसकी अपनी अलग लाइनेज है। आई या नहीं आई? हाँ बेटा, यस, तीन लाइनें दिखा रखी हैं, उससे डायग्राम की जगह नहीं थी, उन्होंने छाप दिया है, पर लाइन साफ साफ 3 दिखा रखी है उन्होंने। 3 अलग अलग लाइनें, अगर तो 2 लाइन बनाते ना, 3 क्यों बनाई उन्होंने? ठीक है, 3 लाइन का मतलब है तीनों की अलग अलग लाइनेज हैं। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट? हाँ, कहा जाता है जब मेटेरॉइड्स आए थे लगभग 200 मिलियन ईयर एगो, उल्कापिंड, डायनासोर्स पीक पर थे, तो कुछ डायनासोर्स ने बचने के लिए कहा कि पानी में कूद जाओ, समझ रहे? उल्का पिंड आ रहे हैं, मार देंगे, तो कुछ डायनासोर्स कूद गए पानी में। ये कहानी है, पर डेटा सच्चा है। नहीं आया क्या? 200 मिलियन ईयर एगो कुछ बड़े दैत्याकार डायनासोर्स पानी में चले गए और अपने अपने शरीर को और दैत्य में कन्वर्ट कर लिया। इनको बोलते हैं इक्थियोसॉर्स। समझना मेरी बात? और इन्हीं की लाइनेज से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, अटैच करते हैं क्रोकोडाइल, पानी में रहने वाले दैत्य। पर उस समय इनका शरीर बहुत विशाल था, आज के क्रोकोडाइल छोटे हैं। पर कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल की लाइनेज और हमारी लाइनेज कहीं ना कहीं मैच करती है इनिशियल फॉर्म में। बहुत सारी चीजें हमारी और क्रोकोडाइल की मैच करती हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट, टीथ, थीकोडोंट, समझ रहे हो? हाँ, तो काफी चीजें हैं जो बताती हैं हम दोनों की लाइनेज कहीं ना कहीं जुड़ी है, कॉमन एंसिस्टर है। वैसे तो हम समझ ही रहे हैं भाई, एविडेंस है, ये तो समझ में आया। एविडेंस क्या बता रहे हैं? कॉमन एंसिस्ट्री को समझा रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, जरा बता। मैन, टाइगर, मतलब चीता, किस टाइप, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होमोलॉगी, एनालॉगी? होमोलॉगी, ठीक है। बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोगनविलिया और कुकर बेटा, यार याद हो गया तुम्हें तो, ठीक है। ऑक्टोपस की आईज और हमारी आईज, एनालॉगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। रूट और स्टेम का एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, हाँ, फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या सेम है इसके? बहुत सही, अच्छा, याद है सारे के सारे? हाँ, फ्लिपर, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन और फिन्स ऑफ वेल। यहां वेल की कोई और भी कर सकते हैं ये लोग, एक कोई मछली डाल देंगे, एक कोई मैमल डाल देंगे। समझ में आ गया? समझ जाना क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनालॉगी। चलो तुम समझ तो गए। हाँ, माउथ पार्ट ऑफ बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो एटसेट्रा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होमोलॉगी। ब्रेन, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनसीईआरटी में दे रखा है, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अरे कॉमन दिमाग भी तो लगा लो। सारे वर्टिब्रेट के अंदर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब के अंदर है। अंतर इतना है, धीरे धीरे उनके पार्ट का डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मैमल्स में आके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, औरों के पास नहीं थे। सेरिब्रम का डेवलपमेंट, सेरिबेलम का डेवलपमेंट, समझना मेरी बात? तो लगभग स्ट्रक्चर 3 पार्ट सभी के पास है, पर फंक्शन सबके अलग अलग है। फंक्शन अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? हार्ट, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, भाई सारे वर्टिब्रेट के हार्ट में ध्यान से देखो, एट्रिया भी है और वेंट्रिकल भी है, सभी के पास है। नंबर की तो अंतर है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, सबके पास एट्रिया वेंट्रिकल है। अंतर इतना है, कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, कोई मिक्स ब्लड पंप कर रहा है, कोई ऑक्सी और डीऑक्सी अलग अलग पंप कर रहा है। फंक्शन अलग अलग है, पर बेसिक स्ट्रक्चर एटॉमी सबकी सेम है, एट्रिया वेंट्रिकल। होमोलॉगी, एनालॉगी? होमोलॉगी भाई, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है। होमो, जब भी मैं स्ट्रक्चर सेम की बात करूंगा होमो, स्ट्रक्चर डिफरेंट की बात करूंगा एना। आई या नहीं आई? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन आपके समझ में आते हैं, इसमें कुछ है तोप नहीं है। इसके बाद हमने किसकी बात की थी? बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, मैंने एंजाइम बताए थे,
क्लियर होगा इसके अंदर, हाँ ट्रिप्सिन और पेप्सिन। और लास्ट में मैंने एंटोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, हैक्कल ने दिया था एम्ब्रियोनिक लॉ। तो हैक्कल ने बोला था कि एंटोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, हर एम्ब्रियो अपनी पूरी फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट करता है, पर वॉन वियर ने उसको करेक्ट किया, फाइलोजेनी को तो रिप्रेजेंट करता है पर एडल्ट स्टेज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब बोल, अब ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, स्ट्रक्चर कॉप्रोलाइट इन सब की वजह से हम बोल सकते हैं कि टायरेनोसोरस, ठीक है, नहीं ब्रैकियोसोरस से कौन बने थे, टायरेनोसोरस से बने थे ना, हाँ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कार्निवोर्स वाला स्ट्रक्चर है, और उसी के बेस पर तो हमने ये जुरासिक मूवी बनाई है, जुरासिक पार्क, डेटा के बेस पर, असली में थोड़ी ना है। क्या चीज, नहीं कुछ लोग, अब वो एग्जैक्ट मेंशन नहीं है तो मैं क्यों हवा में तीर मारूं, ठीक है, कहीं मेंशन ही नहीं है। अरे विंग्स था, बीक थी, बीक में टीथ भी थे, उड़ता था पर कनेक्ट, उसके बर्ड्स के कैरेक्टर भी थे और उसके रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी थे, तो कनेक्टिंग लिंक बोला उसको, ठीक है। एक जमाने में तो पूरा इसका हम लिखाते थे पूरा, समझ रहे हो ना, पर अब खत्म, कोई मतलब ही नहीं है, डायग्राम बन के रह गया। कोई डाउट? आज हम बात करेंगे भाई थ्योरीज, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये ऑप्शनल है, एक पॉइंट ज्यादा डाल के लाए हूं, ऑप्शनल है। टारगेट हमारा कहां तक है, मॉडर्न थ्योरी तक। हाँ एडेप्टिव प्रेडिक्शन, एडेप्टिव प्रेडिक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डार्विन साहब को कितने साल के लिए मिला था घूमने को, 3 साल, चीटिंग की, बेईमानी की, 5 साल घूम के आए, फ्री का पैसा मिल रहा है, फ्री का जहाज, कौन सा जहाज था, HMS वीगल, समुद्री यात्रा को जहाज के थ्रू करते हैं वॉयगेज बोलते हैं, ठीक है। कब स्टार्ट की थी, 81 में, कब खत्म की, 86, ठीक है, 1886, नहीं आई क्या, 31, मैंने क्या बोला, 81, अच्छा 31 और 36, हाँ 31 और 36, क्लियर है बिल्कुल। कितने साल हो गए टोटल, 5 साल, मौज काटी, ठीक है। पर जब लौट रहे थे तो टेंशन में थे, 5 साल मौज तो काट ली, ठीक है, अब मैं डेटा क्या दूंगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो समझ रहे हो भाई, कॉपी पेस्ट करना तो पुराने जमाने से चल रहा है, नहीं है क्या। तो बगल में ही पैरेलल में एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने, ठीक है, थॉमस माल्थस ने, बहुत बढ़िया काम, मतलब सेम इसी की तरह, पर उनके पास सरकारी पावर नहीं थी, उनके पास, समझ रहे हो, उनके ऊपर खर्च करने वाला कोई नहीं था, बहुत बेहतरीन नेचुरलिस्ट थे। उनका आर्टिकल निकला था पूरा एकदम बहुत प्रॉपर आर्टिकल, तो उस समय आर्टिकल तो पढ़ने को सब जगह मिलते थे, जहाज पर भी सब चीजें आती थी, आर्टिकल जो रुकते थे, चीजें मिलती थी इनको पढ़ने के लिए, कहीं से आती थी, मतलब इनको मिल जाती थी। उस आर्टिकल को पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, क्योंकि इन्होंने डार्विन की फिंचेस देखी थी, कितनी फिंचेस थी, फिंचेस कितनी थी, 13, आइलैंड कितने थे, 22, याद रहेगा। अच्छा मेन एंसेस्टर कौन थे, मेन एंसेस्टर सबकी सारी टाइप की फिंचेस के एंसेस्टर, सीड ईटिंग फिंचेस, उन्हीं से कैक्टस, उन्हीं से इंसेक्टिवोरस, उन्हीं से फ्रूट ईटर, उन्हीं से तो बने सारे के सारे, ठीक है। डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, वो सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है, बेसिक डेटा तो सिंपल एनसीईआरटी की लाइन पर आएगा, कुछ नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब उन्होंने थॉमस माल्थस की एक एसे था उनका, एसे ऑन पॉपुलेशन, एसे ऑन पॉपुलेशन, मुंह मत फड़ा कर, एसे ऑन पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का जब ऐसे पढ़ा तो उनके दिमाग की घंटी बजी, हाँ यार कुछ ऐसा तो मैंने भी देखा है फिंचेस के अंदर। तब इनके दिमाग में आया, अच्छा सारा खेल नेचर का है, किसका है, नेचर का, नेचर जिसको चाहती है वही सिलेक्ट करती है, जिसको चाहती है डिस्कार्ड कर देती है, मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेता है, एडेप्ट हो जाता है, नेचर को सेलेक्ट करती है, वेरिएशन करती है, नहीं है, जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देती है। तो ऐसे ऑन पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस हुए और उठा करके इन्होंने एक थ्योरी लिख डाली, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नहीं आया क्या, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, नहीं आया क्या। तो ये इससे इन्फ्लुएंस होकर के थॉमस माल्थस से, पर तुम समझ पा रहे हो ना, कोई डाउट, ठीक है। फिर फाइनली हमने एडेप्टिव रेडिएशन में बताया था, एडेप्टिव, एडेप्टिव का मतलब है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, रेडिएशन का मतलब एक ही स्पीसीज से कई स्पीसीज बन रही हैं, रेडिएशन की तरह मल्टीपल स्पीसीज बन रही हैं, एक दो ही भाई, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एक या दो का हो सकता है,
एडेप्टिव रेडिएशन एक से मल्टीपल टाइप की चीजों का बनना, ठीक है। पर जरूरी नहीं एडेप्टिव रेडिएशन में स्पेसिएशन ही हो, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है। जो रेडिएशन बन रही है उसमें सारी नई नई स्पीसीज हो, जरूरी नहीं है। पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर कंपल्सरी है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा तो नई स्पीसीज ही बनेगी। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एक दिन दो दिन में यार कम समय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, मिलियंस ईयर, बहुत टाइम लगते हैं। पर एडेप्टिव रेडिएशन शॉर्ट टाइम में होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन भी तो एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही है। आपसे पूछेगा एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है, पर सही मायने में इसको डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंट बोलते तो उसके एग्जांपल को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में डालते। इसको हमने अलग किया है। अलग क्यों किया है? क्योंकि कुछ तो अंतर है एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में। अरे हाँ या ना? वो अंतर क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाली प्रोसेस है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लॉन्ग ड्यूरेशन में होने वाली प्रोसेस है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूं पर समझाने के लिए। एडेप्टिव रेडिएशन जरूरी नहीं है स्पेसिएशन को प्रूव करे, वहां वेरिएशन आते हैं, पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन स्पेसिएशन करता ही करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एडेप्टिव रेडिएशन में एक से मल्टीपल स्ट्रक्चर बनते हैं, वेरिएशन आती है ड्यू टू एडेप्टेशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी एडेप्टेशन को फॉलो करता है, पर जरूरी नहीं एक से मल्टीपल स्ट्रक्चर बने। समझ रहे? एक से दो भी बन सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे ना मेरी बात? आई या नहीं आई? एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल पूछेगा तो डार्विन की फिंचेस बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। दूसरा प्लेसेंटल मैमल बहुत अच्छा एग्जांपल है। तीसरा मार्सुपियल बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने कहा भी था कुछ पूछने के लिए तुमसे, पर आज निकल गया टाइम, कल पूछूंगा। कल टाइम मेरे पास बहुत है। हाँ समझ रहे हो? हाँ कल पूछूंगा ही पूछूंगा। तो कल मुझे प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल का कंपैरिजन है वो सुनाना है सबको। अब नहीं सबसे कह रहा हूं ये वाली बात मैं। याद करके आई थी? मुझे पता है तू करके आई होगी। कल पूछ लूंगा मैं, समझ गए ना? हाँ बेटा बिगड़ गई है, अब बताओ अब सही है? हाँ अब कैसी है आवाज? ठीक है। तो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अगर मैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में तो थ्योरी की बात करूंगा, पहली थ्योरी कौन सी आई? लैमार्किनिज्म। एनसीईआरटी ने आगे दे रखा है, एनसीईआरटी ने चीजें बिखेरी हैं, ठीक है, मैंने उसको तरीके से अरेंज किया है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चीजें हैं, सारी एनसीईआरटी है, पर थोड़ा सा मैंने उसको अरेंज किया प्रॉपर वे में। तो लेमार्क की थ्योरी थी, आपने बड़ी सुनी भी होगी, ठीक है, कि पहले जिराफ घास चरा करता था, जरूरत के अनुसार क्या हुआ, उसकी नेक लंबी होती चली गई, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या बेटा? कौन? तो घास तो खाएंगे ही ना, समझ रहे हो? अभी भी तो घास खा लेते हैं, पर जब घास खत्म हो गई थी, ये मैंने नहीं बोला, लेमार्क साहब ने बोला, ठीक है। हाँ इन्होंने बोला कि पहले घास हुआ करती थी, ये घास खाया करते थे, पर जब जहां रहते थे वहां घास खत्म हो गई, तो उन्होंने पेड़ों को खाना चालू कर दिया। जब पेड़ों को खाना चालू कर दिया तो पेड़ नीचे वाले खत्म हो गए, तो उन्होंने और ऊंचे पेड़ों को खाना चालू किया, तो धीरे धीरे इनकी गर्दन लंबी होती चली गई। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। घर में कभी दो चार चांटे पड़ते होंगे, बुद्धि का यूज क्यों नहीं करता है? यूज करेगा तो बढ़ेगी, नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगी। सुना है ऐसे कई पिताजी से, माताजी से? नहीं सुना ऐसे? हाँ, सुना है। भाई से कभी बड़े भाई भी डांट देते हैं, सुना है ना? हाँ, यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वो भी जानते हैं, उनको भी पता है जिस चीज का यूज करोगे उसका डेवलपमेंट होगा, जिसका यूज नहीं करोगे वो बेकार हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। कहते ना जिस चीज का यूज करो, बुद्धि का यूज करो, बढ़ेगी। अब टेल का तुमने यूज नहीं किया, गायब हो गई। इनका यूज नहीं किया, खत्म। इनका यूज नहीं किया, खत्म। नहीं आया क्या? निकटेटिन मेम्ब्रेन का यूज नहीं किया, खत्म। थर्ड मोलार टीथ का यूज नहीं किया, गया कि खत्म हो जाएगा ये। समझ गए ना मेरी बात? यानी इन्होंने यही तो कहा, इन्होंने कहा, इनकी थ्योरी का नाम क्या था? लेमार्क की थ्योरी का नाम, या तो आप ऐसे कह सकते हो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बस यही मात खा गए। इनकी थ्योरी का एक पार्ट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये गलत था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन ठीक था। इसकी वजह से इनकी पूरी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। किसने? एक दुष्ट साइंटिस्ट ने, दुष्ट तो नहीं था, अच्छा था, वीजमान। यस, वो जहां जाते थे सबको उन्होंने डिमोटिवेट किया है। सोचो, उन्होंने डार्विन साहब को तक नहीं छोड़ा। डार्विन की उस समय की जो बुक थी ना, हाँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्योंकि बाइबल डोमिनेंट था, क्रिश्चियन धर्म सबसे डोमिनेंट था,
वो बाइबल से भी, मतलब बाइबल के बराबर पे पहुंच गई थी, सोचो इतनी फेमस हो गई थी। बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, बीजमान नहीं, डार्विन साहब की थ्योरी। तो डार्विन साहब इतने फेमस हुए थे क्योंकि सरकारी पावर थी उनके पास। नहीं समझ में आया? सरकारी पावर थी, पर उनकी आदि कुछ चीजें उन्होंने समझी थी, कुछ इसकी उठाई, कुछ उसकी उठाई, उसकी उठाई, बढ़िया से थोड़ी बना दी, सरकारी पावर लगी हुई है, बड़ी बड़ी जनरल में उनका पेपर छप गया, फेमस हो गए। ठीक है, जब फेमस हुए तो उनको जगह जगह कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। एक कॉन्फ्रेंस में अचानक से बीजमान भी पहुंच गए, बीजमान ने उनकी पैंट खींच दी भयंकर तरीके से, और वो डीमोटिवेट हो गए वहां पर। और उनकी लाइफ की एक थ्योरी थी जो डिस्कार्ड कर दी गई। ये तो उनकी कोई थ्योरी डिस्कार्ड नहीं की गई थी, और करी किसने? बीजमान ने, सबके सामने बताऊंगा। बहुत खतरनाक। वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डार्विन साहब की बात कर रहा हूं। तो लेमार्क की थ्योरी क्या थी? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस समझते हो? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, या क्या बोल सकते हो उसको? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और इस थ्योरी को इन्होंने किस बुक में छापा था? अभी दो बुक बता चुका हूं मैं, एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ। मिक्स मत कर देना। अब तीसरी बुक है, ठीक है, ये तो थ्योरी थी। अब बुक की बात कर रहा हूं, किसकी, किस बुक में छपी थी? बुक का नाम क्या था? जरा बताओ, बुक का नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है। तो इस बुक का नाम याद रख लो, थ्योरी का नाम याद रख लो, ठीक है। और उनका जो डिस्कार्ड वाला पार्ट था, जो एक्सेप्ट, ये मैं तो अलग से अपनी तरफ से बता रहा हूं, वो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। इन्होंने कहा कि हर इंसान, हर जीव के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो धीरे धीरे उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइफ में जरूरत के अनुसार उसके अंदर नए नए ऑर्गन डेवलप होते हैं, और वो फोर्स उन ऑर्गन को और डेवलप करता है क्योंकि उनका यूज ज्यादा कर रहा है। नहीं आया? और वो अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लोहार का बेटा लोहार बनता है। मैं नहीं बोल रहा, क्या चोर का बेटा? अब यहां आ जाओ, ठीक है। ये लेमार्क साहब बोल रहे हैं, क्योंकि लेमार्क ने कहा कि लोहार हमेशा सीधे हाथ से क्या करता है? लोहे को पीटता है। तो वाइटल फोर्स कहां चला जाएगा? राइट हैंड के अंदर। और क्या हो जाएगा? उसका विकसित, ज्यादा डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये कैरेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर जाएगा? इनहेरिट। इसलिए ऐसा होता है। नहीं आया क्या? ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल दिया कि जिराफ जब अपनी गर्दन का कंटिन्यू यूज करता है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, तो उसकी गर्दन बड़ी मिलती है। अरे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी तो पहले ही डिस्कार्ड कर दी गई, समझ में आया? डिस्कार्ड किसने की? वीजमान। तो क्वेश्चन आएगा, दिस थ्योरी डिस्कार्डेड बाय, इसमें स्पेशली बात कर रहा हूं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डिस्कार्डेड बाय वीजमान। यस। डिस्कार्डेड बाय थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म।
भाई इन्होंने बोला कि हर एक जीव के अंदर दो टाइप के जर्म प्लाज्म होते हैं, सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म सोमैटिक सेल में होता है, जर्म प्लाज्म जर्म सेल में होता है। अगर सोमैटोप्लाज्म में कोई भी परिवर्तन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं करेगा, जर्म प्लाज्म में अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेगा। ये वाली बात किसने बोली थी? वीजमान। नहीं आया क्या? तब इन्होंने लेमार्क साहब को बोला कि भाई ठहरो, रुको, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। नहीं आया क्या? तुम्हारी ये वाली बात तो भूल, हाँ मान लेते हैं तुम्हारी ये वाली बात ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, हाँ जिसका आप यूज ज्यादा करोगे वो विकसित होगा, पर जिसका यूज ज्यादा करोगे वो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो, जब तक कि उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज ना आए। नहीं आया क्या? आई या नहीं आई? हाँ कह रहे हैं। चलो, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म इसने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। जिराफ का एग्जांपल समझ में आ गया। अब बात करेंगे डार्विन साहब की। अगर डार्विन साहब की बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नहीं है? ये याद रहेगी थ्योरी, क्योंकि डार्विन साहब नेचुरलिस्ट थे, डार्विन साहब ने नेचर पे काम किया था, डार्विन साहब ने बताया था कि नेचर ही सेलेक्ट करती है और नेचर ही आगे बढ़ने का मौका देती है। किसको? जो नेचर के अनुसार अपने को चेंज कर लेता है, जो नेचर में सबसे फिट है। नहीं आया क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव कर पाएगा भाई जो सबसे फिट है। नहीं आया क्या? जैसे तुम्हारे अंदर हम क्या करा रहे हैं? एग्जाम करा रहे हैं, इस बार कल के टेस्ट में जो नंबर 1 फोड़ेगा, नहीं आया क्या, वो सबसे फिट है, तो वही आगे जाकर के सेलेक्ट होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, नेचुरल सिलेक्शन बोल रहा है। नहीं आया? और आई नहीं आई? मुंह उतर जाता है ऐसी बात करते हैं ना। क्या बात कर देते हो सर, कितनी बढ़िया बात चल रही थी, ठीक है, तुमने उठा करके सिलेक्शन में डाल दिया। पर देखो प्रेशर मत लिया करो, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है, उतना प्रेशर लो जो तुम्हें सही ट्रैक पे रखे, ठीक है। एंजाइटी वाला काम नहीं होना चाहिए, टेंशन वाला काम नहीं होना चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए 6 घंटे की। अगर नींद 6 घंटे की ले रहे हो, सही चल रहा है, और नींद 10 घंटे की ले रहे हो तो तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम मक्कार हो चुके हो। नींद कम ले रहे हो तो समझो तुम्हें एंजाइटी की कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। बैलेंस में जा रहे हो, दूसरी वाली गलत है, वो तो और खतरनाक है। नींद अगर कम ले रहे हो तो दिमाग की परफॉर्मेंस घट जाएगी, और परफॉर्मेंस घटने से सब कचड़ा करोगे तुम, पहले कह दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहो। जिन बच्चों को नींद नहीं आ रही एंजाइटी की वजह से, सभी मैं लिफ्ट में था, कौन बच्ची नहीं ऊपर वाले बैच की थी, कि सर मैं रात में एंजाइटी की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं टहल रही हूँ, ठीक है, लिफ्ट में बोल रही थी, तो हाँ, तो उसको मैंने बताया कि जब नींद ना आए बेटा, तू एक थोड़ा सा टब बाल्टी में टब में पानी गर्म करके पैर डिप करके, बस ऐसे नहीं बेड के नीचे पैर रख लेते हैं उस पर, लेट जाइए, तुरंत नींद आ जाएगी। 5 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, हाँ तुरंत नींद, बढ़िया वाली नींद, वह सो जाओ ऐसे ही, ठीक है, वही पानी थोड़ी देर गर्म रहेगा ठंडा हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे तो क्या सो रहा था क्या? कोई कंसेप्ट थोड़ी ना है, फिर से बताइए सर, कंसेप्ट दोबारा से बताइए। हाँ, तो तभी कह रहा हूं, इतनी सी बात है, जब नींद ना आए तो हल्का सा पानी गर्म करो, उसमें पैर डिप करके बेड पर थोड़ा लेट जाओ, आंखें भारी होनी चालू हो जाए तो निकल करके रजाई में घुस जाओ अंदर जाकर के, बढ़िया सो जाओगे। और बहुत तेज नींद आ जाए तो वहीं सो जाओ, सोना जरूरी है, कैसे सो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में? नींद पूरी होनी जरूरी है क्या? हाँ, तो ये भी सही है, नींद ना आए तो फिजिक्स सॉल्व करना चाहिए, पर जब नींद नहीं आ रही है तो टेंशन होती है, तो टेंशन का सही तरीका जो बता रहा हूं वही तरीका है, ठीक है। हाँ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। डार्विन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो कौन सी चीज थी डार्विन जब अपनी यात्रा कर रहे थे उससे इन्फ्लुएंस हुए थे? एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन गिवन बाय थॉमस माल्थस। इन्फ्लुएंस नहीं होते, चुराया था। नहीं आया क्या? जैसे कोई थ्योरी लिखी, यार मैं इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, तो तेरी थ्योरी गजब है, चुपचाप से तेरी थ्योरी ली, अपनी थ्योरी में चेप मारी, समझ रहे हो, और छाप दी, और बोला मैं तो इन्फ्लुएंस हूं उससे, इसलिए ये बेचारी मतलब समझ रहे हो, अननोन, अनजान, नाम हुआ ही नहीं इसका बेचारी का, समझ रहे हो ना, टोटली नाम छाप दिया, क्योंकि मेरे पास पावर थी, सरकारी पावर थी, ठीक है। जनरल्स के अंदर मेरा पेपर छपा, बाद में इसने थोड़ा क्लेम किया, सर गलत है सर, मेरा पेपर तो मेरा था, ठीक है। नहीं जनरली मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वॉटसन क्रिक की, विल्किंस की,
समझ रहे हो भाई? मैं बात कर रहा हूं किसकी? विल्किंस फ्रैंकलिन, याद आया? फ्रैंकलिन विल्किंस की लैब में काम करती थी। वहां वॉटसन क्रिक भी थे। वॉटसन क्रिक बहुत पावरफुल थे, जन समर्थन उनके पास था, समझ रहे हो? फंडिंग उनकी वजह से आती थी। बेचारी फ्रैंकलिन ने क्या, बहुत मेहनत की इसने, 3D मॉडल दिया इसने, दिन और रात काम किया इसने। वो चोराए रात, जब लास्ट मॉडल तैयार था, कॉपी चिप दिया। सुबह उठते ही जब सब चीजें हुई, जब मैं विल्किंस आए, फ्रैंकलिन भी पहुंची, तो वॉटसन क्रिक ने मॉडल दे दिया। गुरुजी मॉडल तैयार। तो ये तो थे ही नहीं, मॉडल मैंने तैयार किया, मुझसे पहले आके रिप्रेजेंट और कर रहे हैं मॉडल तैयार। चोर पहले रिप्रेजेंट करता है, नहीं आया क्या? रिप्रेजेंट पहले कर दिया, उदास तो हुई जाएगी ना। तो उसने कोशिश भी की, गलत है सर, गलत है, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कॉपी चिप दिया है पूरा का पूरा। नहीं आया क्या? पर पावर, जन समर्थन, तो बेचारी को क्या कर दिया? दबा दिया। पर गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा यार दोनों का नाम देते हैं, तुम्हारा भी देते, तुम्हारा, वो जानते थे, दोनों का नाम दे देते, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? पर ये पावरफुल थे, तो उन्होंने नेचर आज भी सबसे टॉप मोस्ट जनरल है, उस समय भी टॉप मोस्ट था। नेचर के फ्रंट पेज पे वॉटसन एंड क्रिक, पूरी दुनिया में वॉटसन क्रिक। नेचर के सबसे लास्ट पेज पे छोटा सा फोटो था फ्रैंकलिन का। नहीं आया क्या? कोई जान ही नहीं पाया कि फ्रैंकलिन ने एक्चुअल में, आज की डेट में तुमसे अचानक पूछे यार कि 3D मॉडल किसने दिया, छूटते बोलोगे वॉटसन क्रिक। तुम फ्रैंकलिन का नाम बोलते हो? नहीं बोलते ना? आई या नहीं आई? मैं सच कह रहा हूं, तुम और थोड़े बड़े हो जाओ, जब तुम जाके समझोगे 99%, थोड़ा बहुत नहीं, 99% रिसर्च ऐसी ही हुई है। हमेशा जिसने काम किया है उसको या तो मार दिया गया है, और बाद में फ्रैंकलिन को मारा ही गया था, क्योंकि उसके मरने के बाद नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि वो इतनी इरिटेट हो गई थी अंदर से नहीं, जिसने कोई मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिन और रात काम किया हो, ठीक है, और कोई चीटिंग कर ले साथ में उसके, जबकि उसको भी मिल रहा था, पर अंदर से एक घुटन होती है कि यार बहुत मेहनत की थी, इसने तो सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया ना भाई, ठीक है? तो उसने क्या किया, फिर अपोज किया था, उसकी वजह से नोबेल प्राइज हैंग हो गया था, रोक दिया गया था, मिलेगा पहले क्लियरिटी कर लो, ठीक है? तो उठा करके, समझ में आया? कब कहां क्या पता ही नहीं चला, कहां गई, कैसे गई, क्या हो गया, उसकी डेथ का कारण क्या थे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। सुभाष चंद्र बोस कैसे कहां चले गए, ठीक है? ऐसे साइंटिस्टों में बात करो तो बहुत सारे साइंटिस्ट, भाभा साहब कहां गए, कैसे गए, आज तक कुछ पता ही नहीं है। सोचो, भाभा ने ऐसी गन बना दी थी जिसकी बुलेट के अंदर मतलब एटॉमिक पावर थी, मतलब टैंक आ रहा है, एक बुलेट चलाओ, टैंक पिघल के गोला बन जाए। सोचो इतनी मतलब ये सब कुछ इंडिया में ही था, समझ रहे हो? हाँ, सब कुछ इंडिया में ही था। एटॉमिक बम का आविष्कार भी इंडिया से ही, समझ रहे हो भाई? कहां से? वेदों से, वेदों से तो लिया गया सारा का सारा। उसमें एक मूवी थी स्टेलर वाली, मैंने कल बच्चों से डिस्कस भी की थी, क्या थी? इंटरस्टेलर, ठीक है? उसमें भी दिखाया है, शायद उसमें गीता का नाम लिया है, उस गीता में से एक श्लोक दिखाया उन्होंने, उसमें विध्वंस करके दिखाया है, और संस्कृत दिखाई है। वो लड़की पूछती है कि तुम संस्कृत कहां से? ओपनहेमर में, हाँ ओपनहेमर, छोटा सा छोटे छोटे क्लिप्स देख लेता हूं मैं। हाँ, तो ओपनहेमर, ठीक है, उसने न्यूक्लियर, अरे एटम बम की जो आविष्कार हुआ था, थोड़ी थोड़ी मतलब ये तो देखता होगा पीछे, तो सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा तू नहीं था यार, वो हाँ, तू उसकी जगह बैठा है इसलिए फंस गया हाँ ठीक है, समझ में आ गया, ओपनहेमर, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, वॉटसन क्रिक ने नहीं दिया था, फ्रैंकलिन ने दिया था, वो तो चुराया था। छूटते बोलो चोर हैं। अरे बोलो भाई, मैं तो बोलता हूं, मैं तो तुम तो छोटी जगह बैठे हो, मैं तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, वहां कॉन्फ्रेंस में बोल के आया हूं, वॉटसन क्रिक चोर हैं। नहीं आया क्या? फ्रैंकलिन वाकई में वो बहुत जीनियस थी, पर गरीब थी, ये तो एक था, उसका पावर नहीं थी, ये तो एक कारण था बस। विल्किंस भाई मजबूर है क्योंकि उधर से फंडिंग आ रही है, इसने भी काम किया है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, सब तीनों को मिलेगा, टेंशन मत लो। तू टेंशन क्यों ले रही है, तुझे भी तो मिलेगा नोबेल प्राइज। तो ठीक है मुझे मिल रहा है, पर इनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने चोरी की है, तो घुटन होती है ना। तो बस इसलिए लास्ट में उन लोग दोनों दोस्तों ने कुछ गड़बड़ करा दिया, समझ में आया नहीं? तो मैक्सिमम केस में जो बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, बड़े बड़े नाम हुए हैं, खत्म, वापस आ जाओ, ठीक है? या उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर दिया, या वो उतने ज्यादा डिमोटिवेट होकर सुसाइड कर ली उन्होंने,
यस, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत सारे केसों में। क्योंकि एक एपिसोड आया था डिस्कवरी पर, जब मैं छोटा था, उस पूरे एपिसोड में मैक्सिमम रिसर्च के बारे में बताया गया था कि किस किस तरीके से रिसर्च हुई, एक्चुअल में की किसने, और लास्ट स्टेज पे किसने उसको ट्रांसफर कर लिया, किसके नाम चला गया वो मैक्सिमम केस के अंदर। समझ रहे हो? आई या नहीं आई? बढ़ जाए आगे, आगे आ जाओ। तो ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया था? टीआर माल्थस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने कहा था, माल्थस साहब ने कहा था कि नेचर में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पीसीज है, सबके पास रिप्रोडक्शन की असीम क्षमता होती है, सबके पास। नेचर ने यही तो दिया है, खाओ और रिप्रोडक्शन करो, खाओ और पैदा करो बच्चे, यही तो ताकत दी है नेचर ने। भाई नेचर को थोड़ी ना मतलब है तुम आविष्कार करो, तुम अंतरिक्ष में जाओ। नेचर चाहती है तुम बस अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, हर किसी को, हर जीव को, हर, चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, सबको दिया है। नहीं आया क्या? पर नेचर कहती है कि बढ़ाओ, आगे का काम मेरा। जब तुम जनसंख्या बढ़ाओगे तो तुम्हारे अंदर वेरिएशन आएंगे, उन वेरिएशन को चेक करने के लिए मैं चेंजेस करूंगी, तुम में से जो बेस्ट होगा सिर्फ उसको बढ़ाऊंगी, बाद बाकी को डिस्कार्ड कर दूंगी। नहीं आया क्या? क्योंकि नेचर चाहती है बेस्ट, और बेस्ट तब मिलेगा जब वेरिएशन होंगे। जब मिलियंस स्पर्म नहीं होंगे तो बेस्ट स्पर्म कहां से मिलेगा? एक ही स्पर्म जाएगा तो एक ही फर्टिलाइज करेगा, तो बेस्ट कैसे सेलेक्ट होगा? जब 25 लाख बच्चे नहीं बैठेंगे तो बेस्ट कैसे सेलेक्ट होगा? तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम करते इतनी मेहनत नहीं करते, सिंपल सी बात है। तो वेरिएशन जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात? तुम में से कुछ होंगे जो टेस्ट फोड़ेंगे संडे वाला, समझ रहे हो? प्रकृति उसको सेलेक्ट करेगी। अब सब सीरियस होना है, फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे हम, कोशिश करना, पर एंजाइटी टेंशन मत लेना। टेंशन ले रही है अभी से ही, इधर आ जा, उस टेस्ट के बेस पर डिसीजन नहीं होगा। मल्टीपल, अब जो तुम, हाँ, अब जो हम लोग टेस्ट का प्लानिंग किया है, ठीक है, 6 आपके पार्शियल टेस्ट हैं और लगभग 12 आपके वो टेस्ट हैं, सारे दे लेना भाई। और जो कमियां हो उनको थोड़ा काम करना, कमियों को निकालना, लिखना, उस पर काम करना, हो जाएगा काम। समझ में आ गया? ये इतने टेस्ट, बहुत टेस्ट होते हैं, इतने इतने तुमने दे लिए ना, अगर ईमानदारी से एनालिसिस कर ली, कोई रोकने वाला नहीं है। अब एक साइंटिस्ट और थे, इनका नाम मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस, वेलेस ने एक चार्ट दिया था, इसका भी इन्होंने चुराया डार्विन साहब ने। भाई थॉमस माल्थस से तो लिया, इसका भी इन्होंने लिया। इन्होंने क्या किया, क्योंकि सेम टाइम था जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, तब इन्होंने गैलापागो आइलैंड पर काम किया था डार्विन साहब ने। इन्होंने मलाया आर्चिपेलागो, एक बार बोलो, अब याद हो गया ना, मलाया आर्चिपेलागो, ठीक है। ये इंडिया के इस साइड में तो क्या थे, वो कल नक्शा दिखाया था ना, गैलापागो आइलैंड, और इस साइड में हिंद महासागर के इस साइड में तो जाओगे तो आपको मलाया आर्चिपेलागो, ये भी एक आइलैंड है। यहां पर इन्होंने काम किया, यहां पर नेचर पर काम किया। इनका जो कंक्लूजन था, इनके कंक्लूजन जो इससे लिया था थॉमस माल्थस से, सेम था। पर फेमस कौन हुए? ये, क्योंकि इनके पास क्या थी? पावर। इनके पास पावर नहीं थी, और इन्होंने इनकी चीजों से भी काफी चीजें इसमें इंक्लूड की थी थॉमस माल्थस के साथ साथ, ठीक है। किससे? वेलेस के चार्ट से, वेलेस चार्ट के नाम से फेमस था इनका। समझ में आया? तो दो साइंटिस्ट याद रखने, इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? थॉमस माल्थस, वेलेस, अल्फ्रेड रसल वेलेस, पूरा नाम था अल्फ्रेड रसल वेलेस, ये नेचुरलिस्ट थे। मलाया आर्चिपेलागो पर इन्होंने काम किया था, एक जगह थी। सिमिलर कंक्लूजन, ठीक है, अराउंड सेम टाइम इनके भी कंक्लूजन लगभग वही थे। तो उठा करके कुछ उधर से निकाला, कुछ उधर निकाला, थ्योरी छाप दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब थ्योरी की बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट क्या थे थ्योरी के? 6 पॉइंट थे। पहला, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कहां से चुराया था? थॉमस माल्थस। इन्होंने भी कहा कि भाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की असीम क्षमता होती है, टोटल नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि शेल्टर लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है। नहीं समझ में आया? तो आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा वो उसको पाएगा। इस कमरे में 4 सीट हैं, 8 बच्चे हैं, तो 4 सीट पे कौन बैठेगा? लड़ेंगे पहले, तो जो जीतेगा वो बैठेगा। पहले आने में भी काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? जो बाद में ताकतवर बाद में आएगा, धक्का देकर उठाएगा, हम बैठेंगे। अगर ताकत नहीं है तो गिर जाएगा, ताकत है तो मुकाबला करेगा, जो जीतेगा वो सीट पर बैठेगा। समझ में आया? सिंपल सी बात। अब आ जाओ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि
लिमिटेड है चीजें, तो क्या करेंगे, अपने को एग्जिट करने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन दो तरीके से होता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, समझ रहे हो? यानी सेम स्पीसीज के मेंबर में भी हो सकता है और दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर में भी हो सकता है, पर अलग अलग स्पीसीज के मेंबर में होगा तो एक्चुअल में इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सेम स्पीसीज के मेंबर में तो कॉमन है, नहीं है, मतलब करते हैं, लड़ते ही हैं आपस में छोटी छोटी चीजों के लिए, पर वो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन कब होगा, यानी ऐसी रिक्वायरमेंट जो दो अलग अलग स्पीसीज की कॉमन है, तब जाकर के एक नई स्पीसीज बनेगी। नहीं आया क्या? ये बात मैं नहीं बोल रहा, डार्विन साहब, थॉमस माल्थस और वेलिस चार्ट से निकाली हुई बातें। एक एक बात सुनना, कई बार बोल रहा हूं मैं। फिर फाइनली उन्होंने बोला कि इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन की वजह से वेरिएशन आएंगे, और कंपटीशन नहीं होता तो वेरिएशन आते नहीं आते। कंपटीशन हो रहा है मतलब भिन्नताएं आ रही हैं, कोई टॉप मार रहा है, कोई पीछे रह जा रहा है, कोई मिडल मिडल में है। नहीं आया क्या? वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव। ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, पता ही नहीं। ये सिस्टेमेटिक वे में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक पॉइंट वो लिखे जहां तक क्वेश्चन बनते हैं, कोई इवोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये बहुत सिस्टेमेटिक वे में बना दिए हैं मैंने, तो क्वेश्चन तुम्हारे सारे उड़ जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होते हैं, कुछ एडेप्टिव होते हैं, कुछ नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब है जो अकॉर्डिंग टू नेचर होंगे। नहीं आया क्या? जैसे अफ्रीका में कोई जगह है जहां सिकल सेल एनीमिया कॉमन है, और वहां वही जिंदा रह सकता है जो सिकल सेल एनीमिया के है। नॉर्मल इंसान मारा जाएगा, और पर सिकल सेल कैसा, हेटेरोजाइगस, और होमोजाइगस सिकल सेल तो वैसे ही मारा जाता है। वहां हेटेरोजाइगस, वहां जितनी भी पॉपुलेशन है वो हेटेरोजाइगस की है, क्योंकि मलेरिया डोमिनेंट है, और मलेरिया नॉर्मल इंसान को मार देगा। होमोजाइगस सिकल सेल, वो सिकल सेल से मर जाएगा, पर हेटेरोजाइगस सिकल सेल होगा, उसके अंदर मलेरिया अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं कि इट इज एडेप्टेशन। उस इलाके के अनुसार उन्होंने अपने को एडेप्ट कर लिया, नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। नहीं आया क्या? ये तो है नेचुरल सिलेक्शन, बड़ा गजीब, मतलब नेचर के कंसेप्ट अपने बड़े अल्टीमेट हैं, बहुत अल्टीमेट, ठीक है। तो एडेप्टिव, नॉन एडेप्टिव, यूजफुल, हार्मफुल। मेरी बात कभी भूलना मत, अगर तुम ईमानदारी से किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हो, अगर तुम ईमानदारी से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, नेचर रिवार्ड देती ही देती है, ठीक है। तुम्हें दूसरों को लगेगा इसको फ्री में रिवार्ड मिल गया, ठीक है, उसको नहीं पता उसके पीछे उसने कुछ ना कुछ मेहनत की है तगड़ी वाली, तब उसको रिवार्ड मिला है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो नेचर 100%, जरूरी नहीं डॉक्टर बना के दे, हो सकता है तुम इतना बड़ा बना दे, तुम 50 डॉक्टरों को अपने यहाँ जॉब पर रख रहे हो, नहीं है, कुछ भी कर सकती है भाई, समझ में आया? तुम आईसीएमआर का हेड बना दे आगे जाकर के, जहां सारे एम्स के तुम्हारे अंडर में आते हो। मिनिस्टर तो टेम्पररी होता है, ठीक है, अब ये है 5 साल बाद नहीं है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं परमानेंट जॉब की। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कुछ भी, किसी भी, अगर आपने वाकई में मेहनत की है तो रिवार्ड मिलेगा, और फट्टेबाजी की है तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है। तो कुछ क्या होते हैं एडेप्टिव, कुछ कैसे होते हैं नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव सेलेक्ट हो जाते हैं, नॉन एडेप्टिव सेलेक्ट नहीं होते। नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? जो एडेप्टिव होंगे, जो नेचर के अनुसार होंगे, नेचर क्या कर लेगी? इनको सेलेक्ट कर लेगी, एडेप्टिव को, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है? इंडिविजुअल विद मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन सेलेक्टेड बाय नेचर। जो मैक्सिमम यूजफुल वेरिएशन होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नेचर कहती है भाई तू मेरे हिसाब से है, तूने यूजफुल वेरिएशन को एक्यूमुलेट किया है, ठीक है। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लास्ट में क्या बोल रही है इसकी थ्योरी? कि सर्वाइव वही करेगा जो इन सब के अंदर फिट है। नहीं आया क्या? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट। नहीं आया क्या? जैसे कोई कहता है कि सर मैं बीमार हूं, सर मुझे नींद नहीं आती, बहुत पढ़ता तो हूं, नहीं है। एक कहता सर मैं सोता ही रहता हूं, पर एक क्या है? फिट है, सर मैं एक्सरसाइज करता हूं 20 मिनट, सर अनुलोम विलोम भी करता हूं जिससे मेरी अंदर एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है, सर 5 घंटे पढ़ता हूं, पर ऐसा पढ़ता हूं नया खत्म। नया क्या? जो चीज उठाऊंगा एकदम क्लियर कर दूंगा। वो फिट है, ब्रेन से भी फिट है, हेल्थ से भी फिट है, पढ़ने में भी फिट है, जो करेगा एकदम फिट ही करेगा, तो नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। फिटनेस इज अ एंड रिजल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब फिटनेस इज अ एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। नहीं आया क्या? जो फिट है वही तो सेलेक्ट होगा। स्टूडेंट तो सारे, पर फिट कौन है? फिट वो है जो जनवरी फरवरी तक अपना कोर्स खत्म कर रहा है। फिट वो है जो आगे जाके प्रॉपर रिवीजन कर रहा है। फिट वो है जो कम से कम 30 मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है। फिट वो है जो टेस्ट के हेल्प से अपनी कमियों को इंप्रूव कर रहा है।
नेचर क्या कर लेगी उसको? सेलेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। कौन से दो की कंसेप्ट थे डार्विन की थ्योरी के? ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब एक स्पीसीज से, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था इवोल्यूशन में, एक स्पीसीज से दो ना, इनमें एक ऐसी होगी जो नेचर के अनुसार होगी, एडेप्ट करेगी, एक ऐसी होगी नेचर के अनुसार नहीं होगी। जो नेचर के अनुसार होगी, नेचर कहेगी भाई तू मेरे अनुसार है, तूने परिवर्तन किए, तू आगे बढ़, दूसरी को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। नहीं आया क्या? फिर इनमें से एक ऐसी होगी जो नेचर के अनुसार होगी, दूसरी नहीं होगी। जो अनुसार होगी वो आगे बढ़ेगी, एडेप्ट। नहीं समझ में आया? तो किसको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का? जो फिट है, जो एडेप्ट, एक्यूमुलेशन, एडेप्टेशन कर रही है, जो कंपटीशन करने के बाद आगे बढ़ रही है। नहीं आया क्या? तुम में से कोई ऐसा भी होगा एक जो एम्स की पहली रैंक फोड़ दे? सोचो, उस बच्चे की पुरानी जितने घर के सारे लोग सब सेट हैं, उसकी आगे की जनरेशन तो पहले से सेट हो गई। नहीं आया क्या? भाई किसी एम्स की किसी लड़की से शादी करेगा वो, दोनों एम्स के डॉक्टर, एक कहीं हो सकता है स्विट्जरलैंड में हो, एक कहीं यूएस वगैरह कहीं मतलब टॉप लेवल पे पहुंच जाए। नहीं आया क्या? और उनके जो आगे की जनरेशन होगी बच्चे, तो भाई कहां होंगे? इंडिया में नहीं होंगे। उनके पास पता नहीं किसी सुपर कंट्री का, समझ रहे हो, रेजिडेंट कार्ड होगा, वहां रह रहे होंगे, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। कुछ भाई समझ में आ गया? नहीं आया गया? हाँ, तो नेचर जिसको सिलेक्ट कर रही है वही आगे बढ़ रहा है। और तुम समझ पा रहे? मेरी बात नहीं समझ पा रहे? खो गए कैसी में ही? जो नेचर के अनुसार है, नेचर उसको सेलेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? इट इज अ ब्रांचिंग डिसेंड, इट इज अ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का पैटर्न बता रहा है, इट इज अ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। और कौन है जो उसको सेलेक्ट कर रहा है, किसको मौका दे रहा है आगे बढ़ने का? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो मैं गैप दिखा रहा हूं बात बात पर, इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। ये गैप क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। कौन डिसाइड कर रहा है कौन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नेचुरल सिलेक्शन। अब पैटर्न क्या दिखा रहा है? ब्रांचिंग डिसेंड इज अ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन या फोर्स कौन जनरेट कर रहा है सिलेक्शन के लिए? नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आई या नहीं आई? पूरा फील लेना, फील का मतलब समझना डेप्थ में जाकर के। डायरेक्ट क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन क्या है? कौन है जो फोर्स जनरेट करता है, ठीक है, सेपरेशन के लिए? नेचुरल सिलेक्शन। फोर्स ऑफ डायरेक्शन कौन, जो डायरेक्शन लग रही है वो क्या है? ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट डायरेक्शन बता रहा है। ये फोर्स जो इनको इनमें से किसी को सेलेक्ट कर रहा है। तुम समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आया नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखना। फिर आगे बात करता हूं मैं। भाई डार्विन साहब ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दिए। डार्विन साहब कब बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कैसे सेलेक्ट कर रही है चीजों को, ये बताना चाह रहे हैं। समझना मेरी बात, थोड़ा मैं तुम्हारा टाइम ले लूंगा मैं। 20 मिनट बाकी है ना? 20 मिनट के बाद कितना बाकी है? हाँ, ऐसे ईमानदारी से बोला करो ना। देखो, टहलने को तो बाद में मिल जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। जो एक नहीं रिदम बन गई है, मजे वाली रिदम, चीज समझ में आ रही है, आ जाए इस समय, आ जाने दो, ठीक है? नहीं, खत्म नहीं करेंगे। खत्म तो मैं समझता हूँ, खत्म तो नोट्स बने हुए थे, मैं समझाने में आधा घंटा लगता है मुझे, बस ऐसा नहीं लगता, ठीक है? पर मैं नहीं, चाशनी में डुबो डुबो करके रसगुल्ले खिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तुम फील ले लो उसका, ठीक है? समझ लो एक्चुअली इवोल्यूशन है क्या। लोग इवोल्यूशन घास काटते नहीं, समझना है इवोल्यूशन है क्या, मतलब तुम्हें वहां जाके समझना है। समझ गया? डार्विन की थ्योरी समझ में आई? कितने पोस्टुलेट थे? 6। पहला क्या था? समझ तो लिए ना? पहला क्या था? हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल स्पीसीज ऑफ, ठीक है, अर्थ, ठीक है? और फिर भी नंबर ऑलमोस्ट क्या आता है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि शेल्टर, फूड लिमिटेड है, तो इसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में भी हो सकता है, ठीक है? जब स्ट्रगल होगा तो क्या आएंगी? वेरिएशन। डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है? डायरेक्शनल है, सिस्टमेटिक वे में है, डायरेक्शनल वेरिएशन है। समझ में आ गया? अच्छा, वेरिएशन जब आती है तो नेचर किसको सेलेक्ट करती है? नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है? जो सबसे फिट है, नेचर उसको सेलेक्ट करती है, जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। यस, जिसमें ज्यादा से वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाती है, नेचर उसको सेलेक्ट करती है। तो सिलेक्शन मिली किस पर बेस्ड है? फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जो सबसे फिट है नेचर उसको सेलेक्ट करती ही करती है। आई नहीं आई? समझ में आ गया? हर चीज जुड़ी हुई है, हवा में कोई भी चीज नहीं है, समझो। क्लियर है बिल्कुल? दो की कंसेप्ट क्या है? ब्रांचिंग, डिसेंट। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन इज अ फोर्स, समझना मेरे, फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो फोर्स मतलब उसको सेलेक्ट कर रहा है। समझ में आया ना? अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो डार्विन साहब ने एक इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ठीक है, समझना, इंग्लैंड का केस था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात उन्होंने उठाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बात उठाई। ठीक है, वो इंग्लैंड घूमने गए, मानो उनके कोई दोस्त इंग्लैंड घूमने गए। इंग्लैंड घूमने गए तो इंग्लैंड के अंदर उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, फैक्ट्री नहीं लगी थी, तो एयर पॉल्यूशन नहीं था। और एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तुरंत अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो वहां कभी लाइकेन ग्रो नहीं कर सकते। लाइकेन हमेशा वहीं पर ही होंगे जहां सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। यानी अगर कहीं लाइकेन ग्रो कर रही है तो इंडिकेटर है कि भाई यहां पर एटमॉस्फेयर एकदम विदाउट सल्फर है, लाइकेन ग्रो कर रही है। तो उस समय जब इंग्लैंड गए थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1850 की बात है, 1850 की बात है, तब उस समय पेड़ों पर लाइकेन, व्हाइट लाइकेन लगे होते थे। तो ब्लैक ट्रंक से ट्रंक क्या हो जाता, छुप जाता था भाई, ब्लैक कलर की जो बार्क होती थी छुप जाती थी। तो उस समय उन्होंने देखा, बड़ा ध्यान से देखा कि छोटे छोटे पेपर्ड मॉथ थे। क्या थे? पेपर्ड मॉथ, वेस्टर्न बुटिलेरिया मॉथ, समझते हो? तितली होती है, जंगली तितली, मॉथ, जंगली तितली कभी देखी हो? रंग बिरंगी वाली तो देखी होंगी, जंगली वाली देखी होंगी, ठीक है, हाँ, ब्लैक कलर की होती है, हाँ। तो जो ब्लैक पेपर्ड मॉथ थी, मैंने लिख भी दिया यहां पर, शायद लिखा होगा, हाँ, पेपर्ड मॉथ वेस्टर्न बुटिलेरिया। क्लियर है? तो उन्होंने देखा 1850 के अंदर जब व्हाइट कलर के ट्रंक होते थे तो दो टाइप की मौत थी, एक ब्लैक भी थी और एक व्हाइट भी थी। देखा गया कि उस 1850 के अंदर जो ब्लैक पेपर्ड मौत थी इसका नंबर बहुत कम था, जबकि व्हाइट पेपर्ड मौत का नंबर ज्यादा था। जबकि ब्लैक पेपर्ड मौत में मिलेनिन पिगमेंट डोमिनेंट होते हैं। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से देखा जाए तो नेचर में ब्लैक ज्यादा होनी चाहिए, पर यहां पर जेनेटिक्स सेलेक्ट नहीं कर रही है, नेचर सेलेक्ट कर रही है। नया है क्या? नेचर ने कहा कि अभी व्हाइट ट्रंक में जो छुप जाएगा, भाई व्हाइट वाले छुप रहे हैं, ब्लैक वाले दिख रहे हैं, तो जो प्रीडेटर बर्ड्स होते थे वो ब्लैक वाली को पकड़ के खा जाते थे, व्हाइट वाली बच जाती थी। जबकि ब्लैक डोमिनेंट होनी चाहिए थी जेनेटिक्स के हिसाब से, पर डोमिनेंट कौन हो रहे हैं यहां पर? व्हाइट। नहीं आया क्या? यानी 1850 की अगर मैं बात करूं, 1850 की अगर मैं बात करूं, समझना, 1850 में ब्लैक मॉथ, पेपर्ड मॉथ, ठीक है, पेपर्ड मॉथ, मैं मॉथ ही लिख देता हूं, और व्हाइट मॉथ, मॉथ नहीं मॉथ, मॉथ भी बोल रहा है कोई क्या इधर से? व्हाइट मॉथ, ब्लैक डेथ ही बताई थी, तो मैंने कहां बताई थी ब्लैक डेथ, प्लेग की किसमें? ब्लैक मॉथ, ठीक है। तो इस समय जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो ब्लैक मॉथ का नंबर ज्यादा था या कम? व्हाइट का ज्यादा था कम? डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें यही मिल जाएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हो, इतना ही पूछते हैं बस, किसका नंबर ज्यादा था किसका नंबर कम था, सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों था? क्योंकि लाइकेन थे, हाइड हो गए व्हाइट वाले। पर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1920 के अंदर, फिर दोबारा घूमने गए बुढ़ापे पर, हाँ, देखा यार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, लाइकेन खत्म हो चुके हैं सारे के सारे। फिर ध्यान से मौत पर ध्यान दिया, अरे भाई एटमॉस्फेयर के अंदर इस बार ब्लैक मौत का नंबर ज्यादा है, व्हाइट कम हो गए, ऐसा कैसे? पर ऐसा नहीं होता, हमेशा एक डिस्कार्ड 100% नहीं होगा, दोनों रहेंगे, पर कभी एक ज्यादा कभी दूसरी ज्यादा, ठीक है। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ब्लैक कलर के ट्रंक रह गए, लाइकेन गायब हो गए, तो जो ब्लैक मौत थे, ब्लैक कलर के मौत थे, ब्लैक मौत दिख रही है तुम्हें यहां पर? नहीं दिख रही है ना? दिख रही है ना? ब्लैक कलर दिख रहा होगा हल्का हल्का, हाँ, तुम्हें दिख रहा है पर बर्ड्स को नहीं दिख रहा, बर्ड्स को देखना है तुम्हें नहीं देखना। समझ में आया? हाँ, तो बेचारे वही बर्ड्स, प्रीडेटर बर्ड्स, समझना, जो ध्यान से इन मौत को देखना चाह रहे थे पर नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो हाइड हो गए, जबकि व्हाइट मौत दूर से दिख रहे थे, दूर से दिख रहे थे। तो बस इस बार शिकार कौन हुए? व्हाइट मौत। ब्लैक मौत क्या हो गए? हाइड। क्या हो गए? हाइड।
ब्लैक, मौत का नंबर बढ़ गया, व्हाइट का नंबर घट गया। ब्लैक इसलिए नहीं बढ़ा कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी लग रहा है यहां पर, ब्लैक इसलिए बढ़ा क्योंकि नेचर ने इस बार ब्लैक को सिलेक्ट किया है। नहीं आई क्या? नेचर का सिलेक्शन चेंज हुआ, नेचर का मूड चेंज हुआ। नेचर का ना अब तो मैं ब्लैक को सिलेक्ट करूंगा, व्हाइट को सिलेक्ट नहीं करूंगा या करूंगी। नेचर का मतलब करूंगी, नेचर का मतलब जननी। नहीं आया क्या? जनना नहीं होता, नेचर हमेशा जन्म देती है, जननी है। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, अभी तो माता से जोड़ा हमने, इंडिया को भी भारत माता बोलते हैं, समझ रहे हो? हाँ, माता टर्म आता ही तो एकदम दिल पे लगती है कि माँ, भाई माँ तो चाहे हर जानवर की माँ हो, ठीक है। देखा ना डिस्कवरी देखते हो कि लॉयन आ रहा है, पहले माँ भाग रही थी, तो जैसा मेरे बच्चे पर आंच आई तो उसने छोड़ो, बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान डाल दी। नहीं है क्या? ये तो माँ है। तो माँ से जोड़ दो तो इंसान इमोशनली क्या हो जाता है? खतरनाक अटैच हो जाता है। तो जननी नेचर, नहीं आया क्या? भारत माता, तो सोल्जर्स अपनी जान दे देंगे पर आंच नहीं आने देंगे। ये तो है कंसेप्ट। नहीं आया क्या? आई नहीं आई? आई। तो यहां पर नेचर की बात चल रही है। नेचर पहले सेलेक्ट किसको कर रही थी? व्हाइट को। अब नेचर किसको सेलेक्ट कर रही है? ब्लैक को। यहां लॉ ऑफ डोमिनेंसी ना पहले काम कर रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी ना अब काम कर रहा है 1920 में। 1850 और 1920 ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर कुछ चेंज हुए। क्या चेंज हुए? कुछ चेंज हुए। क्या चेंज हुए बेटा इस बार? मैं डायरेक्टली इसी में ऐड कर दे रहा हूं। अरे यार चेंज क्या हुआ भाई? जो ब्लैक कम थे, जो व्हाइट ज्यादा थे। कब की बात है? 1900। ये कब की बात है? 1800। कोई डाउट? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। ये रियल डायग्राम दे रखे हैं, ये लाइकेन व्हाइट कलर की है, व्हाइट यहां पर हाइड हो रही है, लाइकेन नहीं है, यहां ब्लैक हाइड हो रही है। अलग चीज है। इंडस्ट्री तो हर कंट्री में लगती है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात चल रही है, मिलेनाइजेशन नहीं। डार्विन साहब ने एग्जाम्पल दिया है, मिलेनाइजेशन नहीं दिया। डार्विन साहब ने एक एग्जाम्पल दिया है कि देखो इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1850 में, तो ब्लैक मौत कम थे, व्हाइट ज्यादा थे। डार्विन साहब ने क्या बोला? नहीं समझ में आया? यानी डार्विन साहब की थ्योरी को ये थ्योरी ये बात क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। जैसे अरिस्टोटल की थ्योरी को वॉन हेलमोल्ट ने सपोर्ट किया, ऐसे ही इंडस्ट्रियल मिलेनाइजेशन किसको सपोर्ट कर रहा है? डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। यहां नेचर सेलेक्ट कर रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी सेलेक्ट नहीं कर रहा। आई या नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बताया। अब तुम गधे हो तुम यार, कभी कभी लगता है सब कुछ तो डायग्राम बना के समझा रहा हूं। बताया था, ये था। लाइकेन है तो व्हाइट छुप रही है, ब्लैक दिख रही है, मारी जा रही है। लाइकेन नहीं है तो व्हाइट दिख रही है, ब्लैक छुप रही है, मारी जा रही है। यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 के अंदर यहां व्हाइट क्या है? ज्यादा है, ब्लैक क्या है? कम है। अब फिर गधे वाली बात कर दी तूने यार। डार्विन मर गया था उस समय। क्या बोल रहा हूं? दिस इज अ थ्योरी विद सपोर्ट, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन को सिलेक्ट करती है। डार्विन मर गया था उस समय, कंसेप्ट छोड़ के डार्विन मर गया था उस समय। गधे हो, गधे रहोगे। तभी तो मैं कहता हूं पढ़ाई करने से पेपर सॉल्व नहीं होगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो 2 आंसर सही होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब गलत पूछेगा 2 गलत होंगे। अब तुम्हारा वहां पर इंटेलिजेंस ही काम करेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ने तो हमें सही बताया था, ये सही होना चाहिए, तो ये भी सही है, हम तो छोड़ के आएंगे। गधे हो, बाहर निकल जाता हूं, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगी। अब एक दिमाग लगाएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होना चाहिए, ज्यादा करेक्ट कौन सा है, कौन एनसीईआरटी को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टिक। समझ में आई? गधों जैसी बातें करोगे तो कचड़ा हो जाएगा सारा का सारा। अब आ जाओ। मिलेनियम पिगमेंट हमेशा डोमिनेंसी दिखाते हैं हर जीव के अंदर। डोमिनेंसी ज्यादा नहीं होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी जेनेटिक्स में पढ़ा है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से ब्लैक ज्यादा होनी चाहिए थी, पर व्हाइट ज्यादा है। इस बार व्हाइट
कम है, ब्लैक ज्यादा है। लॉ ऑफ डोमिनेंसी ने तब काम कर रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी ने अब काम कर रहा है। तब भी नेचर सेलेक्ट कर रही थी, अब भी नेचर सेलेक्ट कर रही है। इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन का बेहतरीन एग्जांपल जो डार्विन की थ्योरी को पुख्ता मजबूती देता है। वापस आओ, अब दो थ्योरी बताऊंगा, समझना। पहली थ्योरी की बात करूंगा, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। डार्विन साहब ने अब समय, डार्विन साहब ने बोला था, अब बोल रहा हूं मैं, डार्विन साहब ने बोला था नेचर सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकती, नेचर सेलेक्ट करती है। जैसे क्योंकि उस समय कबूतरबाजी होती थी, तो एनसीईआरटी में कबूतरबाजी का एक्सप्लेन ना करें, कुत्ते का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, समझ लो। कबूतरबाजी होती तो डार्विन साहब की जो एक्चुअल किताब आती है, ठीक है, इवोल्यूशन की, उसमें डार्विन साहब का आर्टिकल लिखा हुआ है। तो कबूतरबाजी होती थी तो लोग, नहीं तुम्हें याद है कबूतरबाजी वाला? भाई मेरे जहां मैं था वहां तो कबूतरबाजी होती थी, ठीक है। मतलब लोग छतों पे कबूतर के पिंजरे रखते थे और शाम होते यार सीटी बजा बजा के वो उड़ा रहे हैं उसको, नहीं आया? फिर लड़ाइयां करवाते थे कबूतरों में, नहीं आया क्या? क्योंकि इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे। तो एंटरटेनमेंट क्या था? यही था, नहीं आया क्या? समझ में आ गया? तो अब अच्छा कबूतर बनाना है तो जो बेस्ट कबूतर ताकतवर होता था उसको ब्रीडिंग का मौका दिया जाता था। समझो, फीमेल के पिंजड़े में उसको छोड़ दिया जाता था, औरों को नहीं, तुम बेकार हो, तुम आगे नहीं जाओगे। समझ में आया? तो बेस्ट को मौका, तो नेचर भी तो यही करती है भाई, फीमेल सेलेक्ट करती है किसको, मतलब कौन बेस्ट है। समझ रहे हो भाई? जब टाइगर का कंसेप्ट देखा होगा लॉइन का, तो मेल लॉइन 4 होते हैं, फीमेल 1 होती है। फीमेल चूज करती है कि कौन बेस्ट है, तो उन चारों में फाइट होती है। जो बेस्ट ताकतवर होता है उसको मौका मिलता है ब्रीडिंग का, क्योंकि फीमेल यहां पर कौन है? नेचर। कौन है? नेचर। नेचर डिसाइड करेगी कि किसको मौका देना है नई जनरेशन बनाने का और किसको डिस्कार्ड करना है। तभी तो फीमेल को जननी बोला गया। समझ में आया? अरे आई या नहीं आई? आई। तो ये थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब जैसे डार्विन साहब ने कहा, जैसे मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मौका देता है कि भाई बेस्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, ब्रीडिंग करने का मौका देता हूं, तो उसकी वो आगे जिन कर जाता है। जैसे कुत्ते आज की डेट में तुम वैरायटी डॉग दिख रहे हैं, तुम जिस डॉग को ब्रीडिंग करने का मौका दोगे वो आगे बढ़ेगा, जिसको मौका नहीं दोगे वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। जब इंसान के द्वारा सिलेक्शन हो सकता है तो डार्विन साहब कह रहे हैं नेचर क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकती है? नेचर के सिलेक्शन से भी नई स्पीसीज बन जाती हैं। सेम नेचर एक को मौका दे रही है आगे बढ़ने का, जो बेस्ट है, जो बेस्ट है वो आगे नई स्पीसीज बनाएगा, नई जनरेशन बनाएगा, जो बेस्ट नहीं है डिस्कार्ड हो जाएगा। तुम समझ पा रहे हो? तो डार्विन साहब नेचुरल सिलेक्शन का कंपैरिजन आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कर रहे हैं, ह्यूमन मेड से कर रहे हैं, और उसको समझाते हुए उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक स्पीसीज को ब्रीड करने का मौका देता है, क्योंकि उसको उसी की मतलब जीन को आगे बढ़ाना है, उसको वही स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया युवराज भैंसा, अरे वो 5 करोड़ 2 करोड़ का, कितने का वो 2-3 करोड़ का, अभी भी इस बार भी खूब महंगा बिक रहा था, पर उसने बेचा नहीं अपना। क्यों? क्योंकि उसके सीमन, वो सीमन से करोड़ों रुपए कमाता है भाई। नहीं समझ में आई? न्यूज तो देखते हो ना? हाँ, अब तो शायद मर गया वो, क्या कुछ ऐसा है ना, क्या किसी ने मतलब न्यूज थी ना क्या, हाँ जो भी है, कुल मिलाकर के उसने कहा मैं इसको बेचूंगा नहीं। क्यों नहीं बेचूंगा? एक अपनी न्यूज पर फैल गई थी, लोग हंस रहे थे यार, पगला आ गया है, पगला हो गया है, तो इतने करोड़ों का भैंसा बिक रहा है तो बेच दे भाई, बंगला गाड़ी सब ले लेगा वो, तो इतने के अंदर नहीं आया क्या? उन्होंने कहा हंस रहे, वो टेक्नोलॉजी में आगे था, उन्होंने कि मैं भैंसे से नहीं कमाता, मैं उसके सीमन से कमाता हूं। उसका सीमन मेरा पूरी दुनिया में, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज में लोग उसको लेते हैं और अच्छी ब्रीड बनाने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। समझ में आया? तो अब तुम उस युवराज के सीमन को यूज कर रहे हो तो उसका सीमन को तो मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। तुम नॉर्मल भैंसे के सीमन को तो आगे यूज ही नहीं कर रहे, तो तुम सेलेक्ट किसको किया? आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। जिसको तुम सेलेक्ट कर रहे हो वही तो आगे बढ़ेगा, जिसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो वो डिस्कार्ड कर जाएगा। और सेलेक्ट तुम किसको करोगे? जो बेस्ट है, जो बेस्ट है। तो जब तुम बेस्ट को सेलेक्ट करके एक नई चीज बना रहे हो तो नेचर क्यों नहीं कर सकती है भाई? नहीं आई? आई। समझ में आ गया? तो ये थोड़ी एक्सेप्टेबल थे। डार्विन साहब उस समय हवा में उड़े हुए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे और बस मैं ही मैं हूं और मेरी थ्योरी और सब कुछ बेकार, ठीक है। अचानक से उस गलती से उस समय वीजमान पहुंच गए वहां पर। कौन पहुंच गए? वीजमान। सभा में बैठे हुए थे, हाथ उठाया कि डार्विन साहब आपकी बात सही है, आपकी पैंट याद रखिए, कुछ नहीं याद रहा, सोचे तेरी बुद्धि से पैंट तक रह गई है। डार्विन साहब बार बात पे बोल रहे थे नेचर वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो एकदम उठाया उन्होंने, डार्विन साहब हाँ बोलो क्या है?
आप वेरिएशन 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 बोल रहे हो, पूरी थ्योरी वेरिएशन से भरी पड़ी है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। मैं और हम सब में वेरिएशन है, यहां है क्या क्लीन नेचर रिस्पॉन्सिबल है? आप तो कह रहे हो नेचर कंटिन्यूस होती है, धीरे धीरे होती है, मिलियंस ऑफ ईयर में वेरिएशन आते हैं, उनका एक्यूमुलेशन नहीं स्पीसीज बनती है। पर मेरे 4 बेटे सब अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, हम सब अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। ऐसा क्यों? क्या नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं बोल पाएंगे, फंस गए। पर ये भी नहीं कह सकते मुझे नहीं आता। टीचर भी करते थे ऐसे ऐसे, कभी कभी आता नहीं है और बस प्रूफ करने के चक्कर में गलत कॉन्सेप्ट बता देते हैं। समझ में आया? तो गलत है ये, समझ में आया? तो बेचारा बच्चा तो नहीं समझ पाता ना, बच्चा फंस गया, वो टीचर फंस गया। पर यहां पर फंस गए। इन्होंने तुरंत थ्योरी बनाई, पैनजीनेसिस। उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पैनजीन बनते हैं। अच्छा, पैनजीन उन्होंने टर्म दिया, कुछ बनता है पैनजीन, शरीर की हर सेल में पैनजीन बनते हैं जो ब्लड में आते हैं, ब्लड से जर्म सेल में जाते हैं और वो फिर आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर जाते हैं और वही वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तुरंत इन्होंने पकड़ लिया, तुम क्या बोल रहे हो भाई? ठीक है। तो वीजमान ने कहा कि डार्विन साहब, आप तो इतने बड़े महान इंसान हैं, मैंने तो बहुत पहली थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। सोमेटिक सेल में पैनजीन बन ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सोमेटोप्लाज्म एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता, ओनली जर्मप्लाज्म होता है। समझ रहे हो? और उनकी ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। तो ये थ्योरी डिस्कार्ड हुई थी और कोई थ्योरी डिस्कार्ड नहीं हुई थी। यहीं पर ही बेचारे डार्विन साहब थोड़े से डाउन हो गए, डाउन हो गए। नहीं आया क्या? और डाउन करने वाला कौन था? वीजमान। इसने बहुतों को परेशान किया। नहीं आया? नहीं, क्लास में एक आध बच्चा होता है दुष्ट, समझ रहे हो, पढ़ता है और टीचरों की टांग खींचता है जाकर के। हम एमएससी में थे तो हमारे संग भी मृदुल गौतम था। तो मृदुल, ठीक है, उसकी मतलब साइंटिस्ट है वो भी, ठीक है, हाँ, दिल्ली के अंदर है, साइंटिस्ट है। एक है, एक भावा में है, ठीक है, मतलब हमारी क्लास के सारे बच्चे मतलब अच्छी जगह पर है, सारे मतलब एक से एक बढ़िया। तो हम लोग एक पूरी वो कर रहे हैं, मतलब एल्यूमिनीस बनाते हैं ना, तो हाँ, तो अपने बैच के सारे लोग एक भावा के अंदर, भावा रिसर्च एटॉमिक सेंटर में बहुत सीनियर पोस्ट पर है, रेड लाइट उसको मिली हुई है, मतलब सब कुछ बढ़िया तरीके से बंसल है वो भी, ठीक है। तो वो भी अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग फिर अपना अपना उन्हें बताते हैं कि वो गवर्नर भी आते हैं उसके अंदर, फिर अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि इस बैच के बच्चे आज की डेट में कहां कहां पहुंचे, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किए, समझ रहे हो। तो एल्यूमिनीज लाकर तो समझ रहे हो। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं, तो जो बता रहा हूं, मृदुल गौतम, वो क्लास में हर टीचर की, समझ रहे हो, टांग खींचने पर लगा रहा होता, टांग कहां गया ये, टांग खींचने पर लगा हुआ था, समझ में आया। तो जो भी टीचर बताता था, लाइब्रेरी में जाता, 10 चीजें पढ़ करके लिख लिख करके फिर पूछता था, सर ऐसा नहीं तो ऐसा, अब बताओ, अब ऐसा नहीं, फंस जाता टीचर, ठीक है। तो हम कहते थे भाई उसको पढ़ाने देना, वो कुछ बता रहा है तो उसको कोरिलेट कर, तू बस तू आता ही खींचने के लिए, उसको टांग पकड़ के खींचूंगा जाकर के, उसका टारगेट ही होता था कि मैं टांग पकड़ के खींचूंगा जाकर के यार, समझ में आया। तो समझ में आया। तो ऐसे ही कौन थे, एक स्टूडेंट थे वीजमान, मान लो, ठीक है, इन्होंने बहुत, ये दो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्टों की टांग पकड़ के खींची है। अब यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। अब डार्विन के बाद म्यूटेशन थ्योरी आती है, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी क्या कहती है? अब देखना, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या नाम है, मेंडल की। भाई मेंडल ने थ्योरी दे पाई, क्यों दे पाई? क्योंकि गलती से उसने पी प्लांट को सेलेक्ट कर लिया। अगर वो सेलेक्ट नहीं करता तो ये थ्योरी दे पाते, समझ गए ना। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ह्यूगो डिवरी साहब की, तो डिवरी साहब ने एक प्लांट सेलेक्ट किया था अपनी थ्योरी के लिए, ठीक है, इवनिंग प्रेमिरोज। कौन सा? इवनिंग प्रेमिरोज, ठीक है, ऑर्निथेरा लेमार्कियाना लिखा होगा, हाँ, इवनिंग प्रेमिरोज ऑर्निथेरा लेमार्कियाना, गलती से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जेनेटिक्स में पढ़े होंगे आपने जंपिंग जीन, ठीक है, हम बच्चों को कहते थे क्लास के अंदर, एक बच्चा जहां बैठा है, फिर वहां बैठ गया, फिर वहां बैठ गया, तो गुस्से आती थी, जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन जंप करते रहते हैं, यहाँ 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 यहाँ, जानते हो ना जंपिंग जीन। जंपिंग जीन हाईली म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कहीं पर भी जंपिंग जीन है ना, तो वो उस चाहे वो प्लांट के अंदर हाईली म्यूटेशन क्रिएट कर देंगे, म्यूटेंट, ठीक है, म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इवनिंग प्रेमरोज, इनको नहीं पता था ना कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, इवनिंग प्रेमरोज लिया, सेल्फिंग कराई, एकदम वेरिएशन देखने को मिले, वो तेरी एक सेल्फिंग में इतनी वेरिएशन, फिर सेल्फिंग कराई, फिर वेरिएशन नहीं आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। अरे भाई ये फालतू में डार्विन साहब चीख रहे हैं, वेरिएशन धीरे धीरे लंबे समय में, कंटिन्यूस वेरिएशन होती नहीं है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है भाई, ठीक है।
इसके लिए म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल एवोल्यूशन के लिए अचानक से होने वाले चेंजेस होते हैं। और थ्योरी दे डाली उन्होंने, क्या? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। नहीं है? कौन सी थ्योरी थी? म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डे व्रीज ने दी थी। इन्होंने किस पे काम किया था? इवनिंग प्राइमरोज पे और नहीं लैमार्कियाना। इन्होंने बताया म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, म्यूटेशन प्रोवाइड न्यू मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक, समझना मेरी बात? ये म्यूटेशन में फोकस कर गए क्योंकि उन्होंने किसी और प्लांट पर काम ही नहीं किया, और इनको नहीं पता था जिस प्लांट पर काम कर रहे हैं उसके अंदर खतरनाक जंपिंग जीन है, हाईली म्यूटेंट प्लांट है। हर बार सल्फिंग कराओगे जंपिंग जीन की वजह से क्या होगा? वेरिएशन आ जाएंगे। समझ में आया? एक ही प्लांट पर कंक्लूजन दे डाले इन्होंने। ठीक है, वेरिएशन आर लार्ज, डिसकंटिन्यूअस। बहुत क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्टिन्यूस होते हैं डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, जबकि उन्होंने कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की बात की थी। और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम होते हैं, अचानक से होने वाली प्रोसेस है। समझ रहे हो ना मेरी बात? म्यूटेशन रैंडम, कभी भी कहीं भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। समझना मेरी बात? ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं होते। जबकि जो डार्विन साहब ने वेरिएशन की बात की थी, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की बात की थी। जो डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम नहीं होते भाई। नहीं आया क्या? इवोल्यूशन इज सडन, अचानक से होने वाली प्रोसेस है, जर्की प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साल्टेशन। म्यूटेशन क्या? अचानक से जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ। जर्की का मतलब झटके से, एक बार में। नहीं आया क्या? म्यूटेशन हुआ, चेंज आ गए, इसी को साल्टेशन बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो अगर मैं म्यूटेशन थ्योरी की बात करूं तो म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ऐसी बात किसने की थी? ह्यूगो डे व्रीज ने। म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, किसने बोला? ह्यूगो डे व्रीज ने। वेरिएशन आर, अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, वेरिएशन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, वेरिएशन नॉन डायरेक्शनल होते हैं और रैंडम होते हैं। जबकि डार्विन ने कहा, कंपैरिजन कर रहा हूं, क्वेश्चन आएगा कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम नहीं होते। क्लियर है बिल्कुल? जबकि म्यूटेशन सडन होते हैं, जर्की प्रोसेस है, जिसको हम साल्टेशन बोलते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ह्यूगो डे व्रीज ने बोला था। कोई डाउट? पर हर किसी की कुछ अच्छाइयां थी, कुछ बुराइयां थी। जैसे लेमार्क की एक अच्छाई थी, यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन, एक बुराई थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। डार्विन साहब की सारी अच्छाइयां थी, पर थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस बुराई थी। समझ में? ह्यूगो डे व्रीज ने गलत बात नहीं बोली। म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। ऐसा म्यूटेशन जो अकॉर्डिंग टू नेचर हो, नेचर क्या ना अकॉर्डिंग एडेप्ट कर जाए, नेचर उसको सेलेक्ट कर ले। नहीं आया क्या भाई? सिकल सेल एनीमिया, वहां पर म्यूटेशन ही तो है। ठीक है, वो सेलेक्ट कर लिया नेचर ने। ऐसे म्यूटेशन जो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जो सेलेक्ट नहीं किए जाते वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। आई या नहीं आई? समझ में आ गया? तो बस लास्ट में इसलिए हमने एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया मॉडर्न थ्योरी या सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई थ्योरियों का मिला जुला है। मॉडर्न थ्योरी क्योंकि आगे नए लेटेस्ट न्यू साइंटिस्ट ने दी थी, पुरानी थ्योरी से कुछ अच्छी चीज निकाली, कुछ मिलाया, कुछ अपना तड़का डाला, मिला जुला के मॉडर्न थ्योरी दे दी, जो एक्सेप्टेबल है, जो काफी हद तक चीजें प्रूफ करती है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी? जीन माइग्रेशन आएगा, ड्रिफ्ट आएगा, म्यूटेशन आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा और नेचुरल सिलेक्शन। ये सब मिलाकर के नई स्पीसीज बनाते हैं, ऐसा सिंथेटिक थ्योरी में कहा गया। मॉडर्न थ्योरी सिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट के द्वारा दी नहीं गई है। इट इज अ मिक्सअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी। क्लियर है बिल्कुल? अब इन्हीं पॉइंट को समझना है कि जीन माइग्रेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, म्यूटेशन मैंने बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है। ये समझना है, ये समझना है। रिकॉम्बिनेशन मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो डीएनए रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन मैंने पढ़ा दिया, तो अभी दो चीजों पर फोकस करना है बस, जो एनसीईआरटी ने भी बोला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? जीन माइग्रेशन की बात कर रही है। उसने कहा कि मानो एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, मान लो पटना की पॉपुलेशन है, समझ में आ गया? मानो दिल्ली की पॉपुलेशन है, समझ लो, एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल जीन एंड इट्स एलील, हर जीन के कितने एलील होते हैं? दो। होमोलोगस, दो क्रोमोसोम पर अलग अलग एक ही लोकस पर होते हैं, होमोलोगी। हर जीन के कितने एलील होते हैं? दो। होमोलोगस होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल जीन एंड इट्स एलील इन अ पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके सारे जीन और उनके एलील के कलेक्शन को जीन पूल बोलते हैं। भाई ये एक पूल बना दिया, इस पूल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल भर दिए हमने इसके अंदर, उनके सारे जीन को, उनके सारे जीन के एलील को मिलाकर के क्या बोलेंगे? ये इस पॉपुलेशन का जीन पूल है। नहीं है? क्या है?
जीन पूल। उन्होंने कहा कि एक पॉपुलेशन का जीन पूल, ये दूसरी पॉपुलेशन का जीन पूल, अगर इन दो पॉपुलेशन में मल्टीपल माइग्रेशन, एक आध की माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल माइग्रेशन नहीं आया क्या? तभी तो इंडिया के दो पार्ट हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाले जो इंडियंस हैं वो अपने को प्योर ब्रीड समझते हैं, हम लोग प्योर ब्रीड नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ के अंदर अटैक कम हुए, क्योंकि इतने सालों तक हम गुलाम रहे, नए मतलब दूसरी कंट्रियों ने आके यहां पर राज किया। ठीक है भाई, लोग आते थे दल सेना के साथ, उनके संग लेडीजें नहीं आती थी, समझ में आया? वो आए, यहां अटैक किया, यहां के जो फीमेल थे उनके संग शादी की। ठीक है, आप समझ रहे ना मेरी बात? और अपने जीन को फ्लो करा दिया हमारे जीन के अंदर, नहीं आया क्या? तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही इतने मतलब कई सालों तक, समझ रहे ना मेरी बात? कितने सालों तक लगभग, किसी को याद है? 200 से नहीं ज्यादा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अंग्रेजों ने ही कुछ सालों राज किया। ठीक है, फिर यवन टर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं? मुगल। फिर मुगलों ने राज किया, तो उससे पहले जीडीपी बहुत जाती। तो एक्चुअल में सिंपल सी बात है, वो आते गए और अपने जीन को हमारी पॉपुलेशन में क्या करते गए? फ्लो, मल्टीपल। मैंने एक टर्म आता है, एनसीईआरटी बोलती है मल्टीपल माइग्रेशन। एक दो माइग्रेशन से नहीं होगा, समझे? मल्टीपल माइग्रेशन। जब मल्टीपल माइग्रेशन होंगे, ये लोग इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, यानी इस पॉपुलेशन के अंदर ये पहुंच गए, इस पॉपुलेशन के अंदर मान लो ये पहुंच गए। तुम समझना, बहुत कंसेप्चुअल की बातें बता रहा हूं, ये समझने पड़ेंगी, सिर्फ समझने की चीजें हैं। जब मल्टीपल माइग्रेशन होते हैं और ये लोग अपने जीन को इस पॉपुलेशन में फ्लो करते हैं, ये अपने जीन को इस पॉपुलेशन में फ्लो करते हैं, तो धीरे धीरे ये जीन पूल चेंज हो जाता है। समझ में आया? इसलिए नॉर्थ के लोग, ठीक है, अपने को प्योर ब्रीड मानते हैं, क्योंकि वहां पर ये समझ लो चीजें नहीं हुई। साउथ में ये चीजें बहुत ज्यादा हुई। सॉरी साउथ में, हाँ साउथ में, नॉर्थ निकल गया, साउथ में ये चीजें नहीं हुई, नॉर्थ में ये चीजें बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, तभी तो वो हम लोगों को थोड़ा सा नहीं एक्सेप्ट करते हमें। ठीक है, कई चीजें हैं, मैं खुद जाके रहा भी हूं। ठीक है, वो मतलब हम लोगों को बड़ा मतलब, हाँ मतलब अच्छी निगाह से नहीं देखते। ठीक है, ये प्योर नहीं है ये लोग। ठीक है, हाँ, क्योंकि इनके अंदर तो मतलब मुगलों का या कह सकते हो अंग्रेजों का जीन फ्लो कर रहा है, ये एक्चुअल में प्योर ब्रीड है ही नहीं। ठीक, ऐसा मानते हैं। सेम ऐसे ही अगर सऊदी में जाओगे तो शेख बहुत मतलब, अगर शेख का तुम पढ़ोगे पूरा, कि ये आर्टिकल्स निकलते हैं साइंस के आर्टिकल्स, उनमें शेख अपने जीन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सो रहा है तू, सोता ही रहता है तू, फिर बाद में आके बाहर आके पूछता है तू, एकदम आंखें खोल करके। हाँ, तो शेख अपने जीन को बहुत प्योर जीन मानते हैं, क्योंकि आज डेवलप है, मतलब प्रूफ है भाई उनके पास, हमसे ज्यादा कोई डेवलपमेंट है? दुनिया पूरी इनकी, समझ रहे हो ना, इतना पैसा है, इतनी चीजें हैं, विकसित हैं। दुबई देखो आज की डेट में कहां से कहां पहुंच गया, हर किसी का मन करता है दुबई में काश एक घर हो। ठीक है, वो प्रमोट भी करते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे डॉक्टर्स देखो सेट हो रहे हैं वहीं पर जाके चीजें बना रहे हैं, पर परमानेंट नहीं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, सबके घर में अभी देखा भी, समझ रहे हो, सबके घर होंगे, दुबई में होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे, मतलब अपने घर सब जगह बना के रखे हैं उन्होंने, कि अगर इंडिया पर आफत आई तो कूद के वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? और हमेशा जुगाड़ लगाते हैं कि अगर एक के पास, पति पत्नी में एक के पास यहाँ की नागरिकता है तो दूसरा दूसरी जगह की नागरिकता लेके रखेगा, जरूरत पड़ने पर हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। मेरी नोन है, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं। ठीक है, वो सबने ऐसे ही कर रखा है, समझ में आया? तो दो कंट्री का माइग्रेशन उनका बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो अगर सेम, तभी तो इससे एक ड्रॉबैक आया शेख के अंदर। ड्रॉबैक क्या आया? जब आप होमोजाइगोसिटी, जहां समझते हो ना, जब आप मल्टीपल टाइम इनब्रीडिंग करते हो, शेख को लगता है कि हमारा जीन सुपर है, डोमिनेंट है, तो कोई दूसरा जीन अगर हमारी पॉपुलेशन में आ गया तो हमारे जीन में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाएंगे और वो प्योरिटी नहीं रहेगी। तो हमेशा वो मैरिज मतलब एक ही, अपने ही उसमें करते हैं। शेख की बात कर रहा हूं, अपने का समझ रहे हो मेरी बात? अपनी ही लाइनेज के उसमें करते हैं, जिससे कि उनकी प्योरिटी मेंटेन रहे। समझना, माइग्रेशन की बात चल रही है। और प्योरिटी मेंटेन रहने से एक ड्रॉबैक आया जो उस समय नहीं समझ पाए। बिल्कुल सही, ठीक है। जब अब एक ही लाइनेज के अंदर कंटिन्यू इनब्रीडिंग होगी तो एक दिक्कत क्या आएगी? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आ गया? हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से शेख, एक आर्टिकल था कि मतलब पूरा उसमें कारण दिया था, शेख की संख्या या प्योर ब्रीड की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कारण क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आया? तब लोग मॉडर्नाइज हुए, लोग समझे, पढ़े लिखे जो लोग, समझ में आया, तो उन्होंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन को तोड़ने के लिए क्या काम किया? जो उनकी नई जनरेशन थी, बच्चे कहां मानते हैं आज की डेट में?
भाई पिताजी पैसा है, मुझे सब मुझे अच्छी लग गई है, ठीक है, अब तो मैं तो शादी इसी से करूंगा। अब पिताजी की बात कोई मानेगा क्या? बताओ। पिताजी कहेंगे ना, प्योरिटी मेंटेन करनी है। अरे होती होगी प्योरिटी आपके जमाने में, भाई मुझे तो ठीक है। तो आज की डेट में इंटरकास्ट मैरिज होती है भाई, कॉमन कॉमन बात हो गई है, ठीक है। एक जमाने में ना सेम कास्ट में ही होनी चाहिए, पर साइंस कहती है इंटरकास्ट मैरिज यूजेनिक्स को प्रमोट करती है, जीन में बेहतरीन वेरिएशन लाती है और आगे की जनरेशन इंटेलिजेंट और बढ़िया बनती है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन टूटता है। आई या नहीं आई? ये साइंस कहती है भाई, सब साइंस की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसके आर्टिकल में यही था। तो मल्टीपल जीन माइग्रेशन होने से क्या होता है? जीन पूल में चेंज होता है, चेंज इन जीन पूल। मल्टीपल मत भूल जाना, मल्टीपल टर्म यूज किया है। मल्टीपल से क्या होगा? चेंज इन जीन पूल। नहीं आया क्या? चेंज इन जीन पूल। जीन पूल में क्या होगा? चेंज इन जीन पूल। और चेंज इन जीन पूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू। तो भाई ये वाली बात समझ में आई? तो साइंटिस्टों ने कहा कि खाली डार्विन, ह्यूगो डिवरीज, लेमार्क ही सफिशिएंट नहीं है। अगर दो पॉपुलेशन के बीच में मल्टीपल माइग्रेशन होता है तो उससे जीन पूल चेंज होता है और ये जीन पूल भी नई स्पीसीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं आई क्या? आ गई? आ गई। चलो अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी ना, ये रुक जाओ, ये कराऊंगा, ये पूरा करा के, एक पूरा करा दो ना, ये वाला एक ही तो बचा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम घर जाके जोड़ के कहानी बना तो पाओ ना। आज कहानी तुम अपने से कहोगी, ठीक है, कल बचा हुआ मैं करा दूंगा, पर कहानी यहां तक की कहानी बनानी है आपको, मॉडर्न थ्योरी तक की, ठीक है भाई। जेनेटिक ड्रिफ्ट समझना। ड्रिफ्ट का मतलब है अचानक से जीन में चेंज हो जाना, ड्रिफ्ट हो जाना। ध्यान रखना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। कभी बड़ी पॉपुलेशन पर ड्रिफ्ट एप्लीकेबल नहीं होता। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैंने बहुत बड़े अक्षर में लिखा है, एप्लीकेबल फॉर ओनली स्मॉल पॉपुलेशन। समझ में आया? बड़ी पॉपुलेशन पर ड्रिफ्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ड्रिफ्ट में क्या होता है? रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंजेस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। रैंडम नॉन डायरेक्शनल, पर म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर हो भी सकता है, ठीक है। इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होगा। बाय चांस, बाय चांस, तभी रैंडम टर्म बोला है, अचानक से कभी भी। जैसे इसको समझाने के लिए दो इफेक्ट दिए गए हैं, बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट क्या कहता है? अभी कुछ सालों पहले एक न्यूज चल रही थी कि चीता की पॉपुलेशन, मतलब चीता एंडेंजर्ड स्थिति में आ गया है, ठीक है। हाँ, मतलब जो अभी जी न्यूज पर आ रहा था कि एंडेंजर्ड उसमें आ गया कि मल्टीपल हंटिंग, ओवर हंटिंग हो रही है, प्रोटेक्शन जरूरी है, तो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, अब समझ गए ना मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूं बस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो भाई यानी अगर किसी पर्टिकुलर को टारगेट बना करके उसकी ओवर हंटिंग करते हो, पहला, या टारगेट, या अचानक से उस पॉपुलेशन के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, समझना मेरी बात, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग क्या हो जाए उसके अंदर, डाउन, खत्म हो जाए, या जंगल में आग लग जाए, ऐसी आग जिसके अंदर जो मजबूत था वो उस आग से बच पाया दौड़ करके, जो कमजोर थे वो सारे मारे गए। नहीं, अचानक से क्या हो गया? जीन पूल में चेंज हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में जीन का क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। समझना मेरी बात। तो क्या हो गया भाई? मे इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, माइग्रेशन बाय चांस, या नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा, कुछ भी, आग लग जाना, कुछ भी। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब एक पॉपुलेशन थी, वो टुकड़ा टूट के एकदम अलग हो गया। नहीं आया क्या? टुकड़ा टूट के अलग हो गया तो वो बेचारी क्या होगी? अलग अलग हो गए, तो पॉपुलेशन छोटी रह गई। नहीं आया क्या? समझना मेरी बात। माइग्रेशन तो मैंने बताया, अचानक से कोई जो मेन अच्छे लोग थे, किसी भी कारण से कोई बीमारी आ गई वहां पर, कुछ भी होगा, लोग माइग्रेट होकर अलग चले गए और बाद बाकी के मारे गए। जो माइग्रेट होकर अलग जा पाए उन्होंने नई पॉपुलेशन बनाई, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी, यानी एक बड़ी पॉपुलेशन थी, इस बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अचानक से ओवर हंटिंग हो गई, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, आपदा आ गई, तो मैक्सिमम लोग मारे गए, सिर्फ थोड़े से लोग रह गए। रह वो गए जो इन सब से लड़ने में सक्षम थे, यानी यहां पर साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया? कम हो गया। साइज क्या हो गया? कम हो गया। नहीं आया क्या? यानी जीन में क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया।
समझना, स्मॉल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है, बड़ी पॉपुलेशन पे चीज हो ही नहीं सकती, छोटी छोटी पॉपुलेशन। समझ में आ गया? और ये जो जीन था वो पुराने जीन से बेहतर होगा या नहीं होगा? बेहतर होगा भाई। जो उस अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में सक्षम था वही तो आगे बढ़ा, जो नहीं था वो रह गया। समझ रहे हो? ये क्या होगा? सबसे बेहतर होगा। और इसको अगर मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, तो ये जो आगे जाके पॉपुलेशन बनाएगा वो पुरानी पॉपुलेशन से बेहतर होगी और एक नई स्पीसीज बनाएगी। क्या बनाएगी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी इनको अगर आपने संरक्षण प्रोवाइड करा दिया, इनको फेवरेबल कंडीशन दे दी, तो इनसे जो बनेगा वो बेहतर होगा, क्योंकि ये नेचर के द्वारा सेलेक्टेड पॉपुलेशन है जो बोतल की नेक से गुजर रही है। कहते हैं ना, चीता की पॉपुलेशन इस समय बोतल की नेक से गुजर रही है। तुम सुनते रहे हो ना मेरी बात? चीता की पॉपुलेशन इस समय बोतल की नेक से गुजर रही है, मतलब साइज उसका पहले से बहुत कम हो गया है। पहले बोतल थी, अब उसकी नेक बची है। नहीं आया क्या? ये साइंटिफिक टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं, कहे जाते हैं, डिस्कशन में आते हैं। क्या ये पॉपुलेशन बोतल की नेक से गुजर रही है? अभी नहीं, मतलब अभी कोई आपदा ड्रिफ्ट नहीं हुआ। अगर बोतल की नेक से गुजर रही है, इधर बोतल की नेक से गुजर रही है, मतलब साइज कम हो रहा है। क्यों? ओवर हंटिंग हो रही है। या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो सकता है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई आपदा। समझ में आ गया? हां, अगर आपने संरक्षण दे दिया तो इससे न्यू स्पीसीज, न्यू पॉपुलेशन बनेगी। या एक पॉपुलेशन थी, दूसरा इफेक्ट कौन सा है? फाउंडर। दूसरा कौन सा है? फाउंडर। फाउंडर में ये कहा, बहुत प्यारा एग्जांपल है, बहुत प्यारा। ये एक स्पीसीज थी, एक जगह रहा करती थी, एक जगह रहा करती थी। इसमें कुछ लोग थे और इन सबके अंदर कोई म्यूटेशन थी, समझना। पर कुछ लोग थे जिनमें म्यूटेशन नहीं थी, कुछ लोग थे जिनमें म्यूटेशन नहीं थी, समझना। अचानक से ये जो कुछ लोग थे, इन्होंने कहा यार हमें इनसे अलग होना पड़ेगा, नहीं तो हम भी, हमारे अंदर भी म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है, जीन के फ्लो होने की वजह से। तो हमें कुछ अपना नया करना पड़ेगा, हमें यहां से निकलना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन करके ये कहां चले गए? अलग, किसी जंगल में। नहीं आया क्या? और कौन चले गए? ये ग्रीन वाले। इन्होंने जाकर के फिर अपनी एक नई पॉपुलेशन बनाई जो पहली वाली पॉपुलेशन से बेहतर थी, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन नहीं था। इट इज द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन, इट इज द फाउंडर इफेक्ट। तो यहां साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले कम हुआ, कम होने के बाद क्या हो गया? आगे जाकर के उनको मौका दिया गया, एक सब फैसिलिटी दी गई, एक कंपटीशन का माहौल खत्म कर दिया गया। भाई आप तीनों, खाना बहुत है, मस्त, क्या करो? जनसंख्या बढ़ाओ। नहीं आया क्या? तो इन्होंने जाकर के, जो भाई यहां कम हुई पॉपुलेशन, माइग्रेट करे, यहां पॉपुलेशन बढ़ी। इट्स द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। जैसे मुझे याद है, जब अपने गांव में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि भाई ये गांव किससे बना? तो उन्होंने कहा ये गांव के दो पार्ट हैं। पहले दो भाई थे, एक बस पूरे गांव में जंगल था, एक भाई ने यहां पर घर बना लिया, एक भाई ने यहां घर बना लिया। ठीक है, समझ? हम सब इन भाई, जो ये भाई थे, इनकी संतान, मतलब इनका लाइनेज में आते हैं। जो मैंने पूछा भाई हम कहाँ, क्या है गांव के, सब इसमें सभी ब्राह्मण ही हैं, कोई और तो है ही नहीं। बाद में और लोग भी आए, ठीक है, पर स्टार्टिंग में दो लोगों ने मेनली इस गांव को बसाया है। इट इज अ फाउंडर ऑफ, समझ रहे, उस गांव के वो फाउंडर हैं। तो एक परिवार के लाइनेज एक तरफ ग्रो कर गई, दूसरी परिवार की लाइनेज ने इधर घर बनाने चालू कर दिए। समझ में आया? तो कहते हैं फाउंडर कौन है? तो इस पॉपुलेशन का फाउंडर कौन है? ये फाउंडर बेस्ट होगा। हाँ, अगर कोई म्यूटेंट माइग्रेट करके आ जाते तो पॉपुलेशन बर्बाद हो जाती। ठीक है, आगे जाकर के ये और ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो यही हुआ भाई। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहता है? जीन ड्रिफ्ट, अचानक से स्मॉल पॉपुलेशन में होने वाला चेंज। नहीं आया क्या? और तुम समझ पा रहे? मेरी बात नहीं समझ पा रहे? मैं तुम बहुत गजब तरीके से चीजें बता रहा हूं, तुम अगर उसको अंदर लेके जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो मुझे नहीं पता, अगर सो रहे हो तो मुझे नहीं पता, पर चीजें बहुत, हाँ देखो अब मैं बोल पड़ा, चलो सो रहा था ये, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक बस उतना। अब आज के डेट में ऐसा नहीं है, ये पुराना आर्टिकल है कि पहले ऐसी कंडीशन थोड़ा स्लोप में नीचे आया था, बाद में मेंटेन हुआ कि नई जनरेशन ने उसको मेंटेन किया। ठीक है, आज की डेट में जैसे अब नई जनरेशन पुरानी चीजों को कहां मान रही है? मान रही है क्या? किसका? ये वाली बात बोल रहे हो? वो तो सभी में हो रहा है ना। ठीक, यहाँ इंटरब्रीडिंग की बात नहीं आ रही है, ये तो ड्रिफ्ट जीन का मैंने बताया। यहाँ तो आइसोलेशन की बात आ रही है, माइग्रेशन की बात आ रही है, कैलेमिटी की बात आ रही है, ब्रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। तू गलत डायरेक्शन में सोच रहा है यार।
यहां समझ, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है स्मॉल पॉपुलेशन में जीन का अचानक से ड्रिफ्ट हो जाना। ड्रिफ्ट होने के कारण ये है, ब्रीडिंग का कारण नहीं है। तो ब्रीडिंग डायरेक्टली सभी में जुड़ेगा, पर मेन कारण, कारण समझ, अंतर, डिफरेंस, बस यहां तो समझ में आया नहीं आया। और लास्ट आता है इसमें नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बस इतना समझो कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म अभी मैंने पढ़ाया, इट इज सुपर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इधर देख ले भाई, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मॉस्किटो, मुझे याद है पहले मॉस्किटो को मारने के लिए हम डीडीटी छिड़का करते थे, मर जाते थे। फिर धीरे धीरे ओडोमास आई, ओडोमास लगा के सोते थे खटिया पर, मच्छरदानी लगा करके, मर जाते थे। धीरे धीरे एक कॉइल आती थी ग्रीन कलर की, ठीक है, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते थे और बस सो जाते थे, याद है मुझे। धीरे धीरे उससे भी मच्छर रेजिस्टेंस पावर आ गई, लाल कलर की कछुआ छाप अगरबत्ती आई, रेड कलर की, रेड कॉइल, तब वो भी बेकार हो गई। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी टिक्कियां आती थी, टिक्की, ठीक है, गुड नाइट की टिक्की मशीन आती थी, उसमें एलिमेंट होता था, टिक्की लगा देते, ग्रीन कलर की टिक्की, तो फ्यूम्स निकलते थे, मच्छर टपक टपक के मर जाते थे और सो जाते थे। मच्छर उससे भी रेजिस्टेंस आ गई उनके अंदर, फिर वो ग्रीन कलर की टिक्की रेड कलर की टिक्की में कन्वर्ट हो गई, यानी उसमें पॉइजन और ज्यादा डाल दिया गया, मच्छर उससे भी रेजिस्टेंस पावर आ गई। धीरे धीरे उसके अंदर डबल टिक्की वाला कंसेप्ट आया, मच्छर उससे रेजिस्टेंस पावर हो गई। फिर धीरे से आविष्कार हुआ ऑल आउट, कि जीभ निकलती थी, मच्छरों को पकड़ के खा जाती थी, तो लोगों ने ऑल आउट लेना चालू कर दिया। फिर ऑल आउट धीरे धीरे टॉक्सिक हुई, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल डालना चालू कर दिया, धीरे धीरे मच्छर और रेजिस्टेंस पावर हो गया। फिर दिमाग लगाया और क्या करें, ऑल आउट के मोड चेंज कर दिए, लो मोड, हाई मोड, सुपर हाई मोड। और आज की डेट में ऑल आउट भी काम नहीं करती। अब आखिर हिट डायरेक्ट मॉस्किटो के ऊपर ले, अब कहां जाएगा तू, नहीं आया क्या, समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हारे सामने कठिनाइयां रखी जाएंगी, तुम उसके आगे क्या करोगे, फाइट। जितना फाइट करोगे तुम्हारे अंदर उतना सुपर इवोल्यूशन होगा, यही कंसेप्ट है। समझ में आया? मैं सच कह रहा हूं, नॉलेज मुझे तब भी थी, मैं दिल्ली साउथ एक्स में था, डॉक्टर सुहृद कुमार सेंटर हेड थे, जूलॉजी के थे, ठीक है। मेरे संग इतना अन्याय होता था उस समय, अन्याय का मतलब वैसा नहीं, मतलब जैसे मैं मतलब जूनियर उसमें आता था, क्योंकि ज्वाइन किया था, वो हेड थे, सेम सब्जेक्ट, ठीक है, मैं पूरी दम लगाता था, थोड़े बड़े हो गए थे, ठीक है। तो अब सेम सब्जेक्ट में जेलसी तो उनको आई जाती है ना, तो भाई बच्चा एक ही बात बोलता था, इन एमडी सर को मतलब सेंटर हेड बनाओ, मतलब रैंक तो अच्छी आ रही थी बच्चों की, फोड़ते थे पूरा पूरा, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिए गए, मुझे नॉर्मल बच्चे नहीं दिए गए, मुझे बैच दिए, सेंटर हेड थे, मुझे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के बैच मिलते थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो होते थे वो थोड़ा सा, उनका इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं होता था, हिंदी भी इतना अच्छा नहीं होता था, समझ रहे हो? तो मामला थोड़ा अजीब सा डाइसी था। अब उनको पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ी, यानी डायग्राम, फ्लो डायग्राम मैं लिखाता ही नहीं था, सिर्फ मैं फ्लो डायग्राम बनवाता था, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा माता बच्ची नहीं करनी, और समझाता मैं दम लगा के इतना था कि बच्चा ना तो मुझसे पूछ पाएगा, ना मैं उसको ढंग से बता पाऊंगा, ठीक है। तो दोनों हम लोग, बस एक दीवार थी, पर उस दीवार के होते हुए भी दोनों को कंसेप्चुअल बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है। तो हमने डायग्राम, फ्लो डायग्राम की रचना की। मैं बिलीव नहीं करोगे, उस समय बायोलॉजी की सिर्फ थ्योरी होती थी, तब मैंने फ्लो डायग्राम बनाने चालू किए थे, बहुत बेहतरीन लेवल के। मतलब मैं सिर्फ यही लगा रहता था, कैसे इस चीज को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करो, डायग्राम कैसे बनाओ उसका, आप समझ रहे हो? तो जब आपको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस आपको औरों से बेहतर बनाएंगे। यही तो प्रकृति का नियम है भाई। लॉकडाउन आया, मेरे मन में भी ख्याल आया, घर बैठ जाना चाहिए, नहीं आया क्या? जब प्राकृतिक आपदा है, पर एक ख्याल आया कि बैठ गए तो बर्बाद हो जाएगा, तो क्या किया कि लग गए, निकल नहीं, सबसे पहले कोटा में भयंकर तरीके से रिकॉर्डिंग पर लग गए, ठीक है। कोटा में रिकॉर्डिंग करता था, चारों तरफ कोटा में तो उस समय, ठीक है, लॉकडाउन रहता था, ठीक है, उठा के जो कर सकते करे। पहला जब लॉकडाउन आया था, तो कोटा में इधर रिकॉर्डिंग उधर रिकॉर्डिंग, पैनल्स आने स्टार्ट हुए, पैनल भी हमारे पास नहीं था, वो कहीं और जाते रिकॉर्डिंग करने, मोबाइल से मोबाइल पर रिकॉर्डिंग, मोबाइल टांग रखा था, एक वो लाइटें बना रखी थी, मतलब जो कर सकते थे, क्योंकि चीजें थी नहीं, बाजार बंद था, ठीक है। धीरे धीरे बाजार खुला, पहला लॉकडाउन निकला, फिर पैनल्स एनल्स चीजें सिस्टम चालू हुई, फिर जाकर के मैंने ऑनलाइन चीजें और कोचिंग थी, अनअकैडमी ज्वाइन किया फिर मैंने, ठीक है, मेरे वीडियो पढ़े वहां पर भी, हाँ, फिर वो ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। वहां डट के मेहनत की, 2 लेक्चर लेता था, दिल मतलब पूरी मतलब दम लगा करके, गजब तरीके से, समझना। उसके बाद फिर हमने अपना सेंटर खोला यहाँ पर, मैंने और कुछ दोस्तों ने पुराने, जो तुम देखते हो वहां पर, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, सबने मिलकर के, पंकज सर भी थे उसमें, ठीक है, सब लोग, हम लोगों ने मिल करके एक अपना सेंटर खोला था। पर पैरेलल हमने ये जो तुमने नाम लिया, ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा, उसमें भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ओरिजिन किया था, पैसा था नहीं कि भैया पैसा नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, हम पैसे के लिए अपना काम कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम्हारी भी हेल्प कर देंगे, मिलकर के चीजें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी। मेहनत की, मतलब पागलपन था मेहनत करने का। और साथ में कश्मीर प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया था मैंने, खान सर के एक थे जो देह आईएएस चलाते थे, उनसे कश्मीर प्रोजेक्ट में, कश्मीर में बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है,
प्यारा बच्चे का मतलब है उसको सुविधा नहीं है पर मेहनती बहुत है, ठीक है, सुविधा नहीं है उसके पास। तो कश्मीर के बच्चों से मिला तो ऐसा लगा यार साला मतलब दम लगा दो, यहां पर निकाल दो, ठीक है। वहां के लोगों ने कहा सर अगर आपने 2 रैंक भी निकाल दी, हाँ बंद कर लो एंड है, 2 रैंक भी निकाल दी तो बस ये बच्चा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉकडाउन नहीं आया था, पूरी दम लगा दी कश्मीर पर, 1 हफ्ता कश्मीर, 1 हफ्ता दिल्ली, 1 हफ्ता कश्मीर, 1 हफ्ता दिल्ली। खेल नहीं है भाई, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम डोल रहे हैं। नहीं आएगा, ऑनलाइन ले रहे हैं, वहां भी ले रहे हैं जो तुम बोल रहे थे, अपना भी ले रहे हैं, उधर कश्मीर भी जा रहे हैं, पगला गए थे बिल्कुल। खेल नहीं है, समझ में आया। तो ये चीज नो डाउट आगे जाकर के चीजें भाई और बेटर करती हैं, जितना मेहनत कर लोगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, ये गारंटी मेरी है। तो मैंने एक बार बोली थी, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ कर रहे हो, नेचर आपको रिवार्ड देगी, गारंटी मैं दे रहा हूं इस वाली बात की। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है, ये ऐसा होता है। समझ में आया नहीं आया? तो समझ में आया कैसे मॉस्किटो ने अपने अंदर पावर जनरेट की, तुमने जितनी अनफेवरेबल कंडीशनें दी उसको उतना ही निखार कर लिया भाई उन्होंने। आई या नहीं आई? ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर आज में बैक्टीरिया के अंदर आ चुकी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया मैंने एग्जांपल बताया, इसी का तो एग्जांपल है बेहतरीन नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। और डार्विन की फिंचेस बेहतरीन एग्जांपल है किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। कोई डाउट? इसको समझाने के लिए सिर्फ 3 ग्राफ दिए गए हैं, बस यही खत्म है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। एक ग्राफ क्या बता रहा है? अगर पीक सेंटर में है, सेंटर में कब लगेगी? ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन पे ऐसे भी फोर्स लग रहा है, ऐसे भी फोर्स लग रहा है, मीन पीक सेंटर में आ रही है, शार्प पीक बन रही है, इट इज अ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो नेचर में बहुत कम होता है, स्टेबिलिटी की तरफ। नहीं आया क्या? समझना मेरी बात। सबसे ज्यादा क्या होता है? अगर ये पॉपुलेशन की पीक एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे डायरेक्शनल क्या था? जैसे अभी मैंने इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म बोला, पहले डायरेक्शन अलग थी, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, अलग हो गई। समझना मेरी बात। मॉस्किटो वाला एग्जांपल बोला, डायरेक्शन चेंज करते गए, इवोल्यूशन बढ़ता चला गया। तो नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा सिलेक्शन देखने को मिलता है? डायरेक्शन सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन यानी एक पीक 2 पीक में डिवाइड हो गई, ये एनिमल में देखने को नहीं मिलता, प्लांट्स में देखने को मिलता है ड्यू टू म्यूटेशन। जैसे पॉलीप्लॉइडी, नहीं आया क्या भाई? एक ही स्पीसीज में अचानक से म्यूटेशन हुई, 2 स्पीसीज बन गई, 2 पीक आ गई, ठीक है। तो ये रियरली देखने को मिलता है, इसको डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। तो अगर डायग्राम में ये पीक बनी होंगी तो समझ जाओगे ना, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। ये प्लांट में देखने को मिलता है, मैक्सिमम डायरेक्शनल देखने को मिलता है, और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बहुत कम, रेयरली। कोई डाउट? खत्म, आज का टारगेट पूरा। हाँ, हार्डी विनवर तो वैसे भी कल ही कराने वाला था मैं, आज का टॉपिक नहीं था। डिसरप्टिव नहीं समझ में आया? पॉलीप्लॉइडी, एक ही पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन से कुछ मतलब और स्पीसीज बन गई। पॉलीप्लॉइडी, बहुत पॉलीप्लॉइडी तो पढ़ा होगा ना, गेहूं में, प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी होती है ना, आज के टाइम में जितनी ब्रीड आ रही है पॉलीप्लॉइडी तो है सारी की सारी।